अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और सभी हमेशा आपको देती है दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दिल की बात कहूँ या ना कहूँ, लफ्ज़ ज़बान पर आकर रुक जाते हैं। मैं क्या कहूँ ये मेरा पाकिस्तान है, मैं क्या कहूँ ये मेरी आवाम है। सब कुछ चल रहा है और आवाम पिस रही है। बिजली नहीं है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा कराची है। और बिल तो लगातार आ रहे हैं, टैक्स आप लोग ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है? गैस है नहीं, बिल लगातार आ रहे हैं, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा कराची है। अरे लोग इधर से उधर, लंदन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड में विजिट हो रहा है और पिस रही है मेरी आवाम, टेंशन में आ रही है मेरी आवाम। ये है मेरा पाकिस्तान। अरे पानी आ नहीं रहा और दुख मुझे ये है कि रोड यहां से बनते हैं, यहां से टूटने लगते हैं कि दोबारा लाइनें डलेंगी। ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? पानी का एक टैंकर की कॉस्ट अगर 6,000 हो और जिसकी सैलरी 20,000 हो, तो फिर मैं कहूंगी ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? अरे ये क्या हो रहा है? यानी कि कराची एक रोशनियों का शहर। मुझे लकड़ियां खरीदनी है, मेरे घर गैस नहीं है, होटल पे खाना बहुत महंगा है। मईशत का ये हाल है कि 2 दिन में, अभी एक रिसेंटली 2 दिन में स्टॉक में इतनी मंदी है कि लोग अपना सरमाया वापस निकाल रहे हैं। ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? अरे हमारे टैलेंटेड इंजीनियर, डॉक्टर्स इज अ सरप्राइज। पूरे गूगल पे उठा के देख ले, हमारे पाकिस्तान के नौजवान जा रहे हैं दूसरे मुल्क। ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? अब मुझे कोई ये बताए कि मेरी सीट ना चली जाए, कोई मुझे ये बताए मेरी सीट ना चली जाए। मुझे इख्तिदार चाहिए, बाहर में जाए आवाम। ये है मेरा पाकिस्तान। अब बोले क्या करना चाहिए? अरे सब कुछ तामझाम ऐसे ही चल रहा है, फिर आवाम को उस महंगाई की चक्की में क्यों पीसा जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आती। उसको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? आप क्या चाहते हैं अपनी आवाम से? मैच तो लगातार हो रहे हैं, लोग वर्ल्ड्स में घूम रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेम्प्ट कर रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्टर्स की। लेकिन आवाम को ये टेंशन दी जा रही है कि हमारा मुल्क जो है वो इस नहेज तक आ गया, अरे कभी भी दिवाला या दिवालिया हो जाएगा। आवाम को टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी एंटरटेनमेंट ओके है। ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर मेरी लब कुशाई यहाँ रुक जाती है, क्योंकि इस सीट पर बैठी हूँ। लेकिन आप जाए ना जरा आवाम के दरमियान, आपको लग पता जाएगा कि आवाम एक सब्जी, एक प्याज की कॉस्ट 200 रुपए किलो है। मैं खरीदती हूँ, मैं हूँ आम आवाम। ये है मेरा पाकिस्तान। 200 रुपए किलो जहां पर प्याज की कॉस्ट हो और अपना मुल्क इतना जरखेज हो, और मुझे ये कहा जाए ये ईरानी प्याज है, तो मैं क्या कहूँ? ये है मेरा पाकिस्तान। क्या करेगी आवाम? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मईशत जब अगर आपसे मुल्क संभलता नहीं है तो आप उस जगह हाथ ही क्यों डालते हैं? ये सब पार्टीज को कह रही हूँ, जो आती है वो हमें सुहाने ख्वाब दिखाती है कि अब जब मैं आ जाऊंगा, मुझे आप हमारे वोट की बड़ी कीमत है। एक बंदे की, एक आवाम की, एक वोटर की कीमत बहुत है। जब आप गलियों में, कूचों में अपनी शलवार ऊंची करके जब जाते हैं ना कीचड़ों में से, और बाद में आके आप अपने आप को वॉश करते हैं, उस वक्त आप उस वोट की कीमत जानते हैं। और जब आप इख्तिदार पर बैठ जाते हैं तो वोटर की कीमत घट जाती है, फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फिर आपके वो वादे, वो कस्में
वह वादा ही क्या जो वफा हो जाए, जो वादा ही क्या जो अवाम के साथ वफा हो जाए, ये है मेरा पाकिस्तान। अरे क्या करेगी अवाम, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। लिखा हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मेरे गेस्ट के नेम है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ पर है। मैं क्या करूं, यहाँ से मेरी आवाम है। खुदा के लिए अपनी आवाम को यहाँ बिठाएं तो यहाँ पर बैठेंगे। आप तो उनको यहाँ पर भी नहीं समझते, लेकिन आपको जब वोट चाहिए होता है तो फिर आप बहुत कुछ समझते हैं। आपको एक ठेले वाले के वोट की भी कीमत मालूम होती है। मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब मैं कांपते हाथों से छोले वाले को छोले बेचते देखती हूँ। उसकी उम्र का भी मुझे नहीं होता, मुझे कहती हूँ इस उम्र में ये बेचारा जो है काम कर रहा है। हमारी आवाम के लिए पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है, हेल्थ कार्ड नहीं है, इंश्योरेंस का बड़ा डिस्टर्बेंस है, लाइनों में यानी कि जलालत और रिस्पेक्टफुली कुछ हो रहा हो। एक और आवाम के ऊपर एक और चीजें डाल दी हैं कि वो रोडों पे खाने खिलाने, बेरोजगारी को खत्म करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। किसके पास प्लानिंग है, आई डोंट नो। पाकिस्तान 70 साल से चल रहा है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब अपनी इक़्तिदार में आते हैं वो मुतमईन होते हैं, माशाल्लाह ट्रैफिक बहुत अच्छी है, ट्रैफिक का कानून बहुत अच्छा है, हमारे लॉ बहुत अच्छे हैं, हमारे जो है हम लोग जो मईशत का काम करें वो बहुत अच्छा चल रहा है। हमें बड़ा एक खूबसूरत सा आईना दिखाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा सा। और जो इक़्तिदार से अपोजिशन में होता है वो कहते हैं नो, चीनी चोर, आटा चोर, फलाना चोर, ढिमकाना चोर। और जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तो वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है। मुझे ये नहीं समझ में आती यहाँ पर सही कौन है। अब हमें जज करना मुश्किल हो गया, सिलेक्शन मुश्किल हो गई। कोई किसी को नहीं चाहता, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, अरे मुझे सीट चाहिए, ये है मेरा पाकिस्तान, भाड़ में जाए अवाम। चलें जी, मैं चलती हूँ अपने प्रोग्राम की जानिब। मेरे लफ्ज़ शायद बहुत तल्ख थे, उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी आवाम मेरे दिल में है और हमेशा रहेगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाऊं और उनके कानों तक पहुंचाऊं जो सुम्मुम बुकमुन हुए हुए हैं, जिनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी, क्योंकि वो सब चिल है ना, उनके पास क्या है, हर चीज़ तो है। आप लोगों ने बिल भरने हैं, आप लोगों ने पानी के लिए लाइनों में लगना है, आपने लकड़ियां इकट्ठी करनी है। गैस तो हर सर्दियों में क्या गर्मियों में भी नहीं होती है। गैस का भी मसला है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, ट्रैफिक में लोग, जिसने शाम को 5 बजे जिसकी छुट्टी है वो 7 बजे तक भी पहुंच जाए, वो बेचारा 10 बजे तक टेंशनों में बसों के धक्के खाते हुए, ट्रैफिक जैम में डूबते हुए जाता है धुओं में। और फिर वो जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी आगे से कहती है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है। उस बंदे से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। चले जी, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और प्रोग्राम में हमारे बहुत ही माशाल्लाह यहाँ पर ज़बरदस्त गेस्ट बैठे हुए हैं और अब देखती हूँ कि वो अपनी बात, अपनी आवाम की बात आपसे कैसे शेयर करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं PTI की जनरल सेक्रेटरी हैं सरीना अदनान खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आपसे भी गुफ्तगू की, एक हमारे और गेस्ट हैं उनसे भी मिलवाते हैं और फिर हम अपनी बातों की और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यहाँ पर मौजूद है बिजनेस मैन है, यानी कि एंटरप्रेन्योर वगैरह, ये सब काम इनके रेलेवेंट है। और फैजान क्लासल नाम है इनका, बड़ा डिफरेंस है जी। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो है, मेरी गुफ्तगू इंट्रो तो आपने सुन लिया होगा और मैं सबसे पहले तो सरीना मैम से बात करती हूँ। एज अ ख़वातीन का ज़रा सा मैं चाहती हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो ना सिर्फ घर को बल्कि पूरे मुल्क को देख रही होती, मैं ये समझूंगी, क्योंकि एक इसीलिए कहा गया है कि एक औरत पूरे ख़ानदान को बनाती। ऐसा है कि नहीं सरीना जी? बिल्कुल, माशरे को भी बनाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज मधु करने का। और जिस तरह आपने शुरुआत की है वो वाकई दिल को छूती है, क्योंकि ये जो मसाइल हैं अवाम के, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है घर, ख़वातीन, फिर उसके बाद जो है वो कारोबार ज़िंदगी, सब कुछ होता है। और सिस्टम की ख़राबी जो है ना, वो चीज़ों को मतलब दीमक की तरह जो है वो चाट रही है इस वक्त। कोशिश की हमने, जैसे मैं तो ये चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है, क्योंकि हम रहते ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, जमहूरियत जो है वो, जमहूर जो नाम है ना बेसिकली, वो ये है कि जब 22 करोड़ की आवाम है और 11 करोड़ जो है ख़वातीन है, तो बहुत ज़रूरी है कि सबका सियासत में को समझना, उसमें हिस्सा लेना,
क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट बनती है या नेशन बिल्डिंग भी होती है, उसमें भी पॉलिटिक्स और आजकल के दौर में तो अब मेरे ख्याल में अब बच्चे बच्चे को समझ आने लगी है, इतनी आगाही हो गई है कि पॉलिटिक्स की बुनियाद जो है वो नीयत के सही होने पे बड़ा मायने रखती है, वरना ममालिक का वो हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हुआ है। बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे खड़े हुए हम। ये जो एक के बाद एक, आज मेरी बारी, आज तेरी बारी, ये सब हो रहा होता है और आवाम को फुटबॉल बनाया जा रहा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने माजी में देखा कि मुख्तलिफ अदवार आए, मार्शल डार्क दौर, जमहूरियत भी कुछ अरसा चली लेकिन फिर वो करप्शन की नज़र हो गई। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा भी बैकग्राउंड जो था वो कारोबार से मुंसलिक था और मैंने अपने आप को शिफ्ट किया पॉलिटिक्स की तरफ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों को शऊर आगाही है वो इस फील्ड की तरफ आए, ख़ासतौर पे ख़वातीन ज़रूर आएँ, क्योंकि अमूमन ख़वातीन जो होती हैं मल्टीटास्कर भी होती हैं, समझबूझ भी रखती हैं और ईमानदारी से शोबों को लेके चलने की अहल होती हैं ज़्यादा। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख ले पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, ठीक है, चाहे वो असातिज़ा हो या कारोबार हो, उसमें ख़वातीन अगर शामिल होती हैं तो एक सच्चाई का रुख भी ज़्यादा होता है। मैं खैर वो करूँगी, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कहती कि ख़वातीन और मर्द का कोई मवाजना हो, लेकिन उन्हें किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए, ख़ासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। बहरहाल जब आपने अवाम की बात की तो मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल हमारे यहाँ ये हुआ, मैं तो पाकिस्तान की बात करूँगी कि माजी में 2 पार्टियाँ रहीं हमेशा, आज मेरी आज तेरी बारी हुई, और जो ऑपोजिशन भी थी वो भी फ्रेंडली ऑपोजिशन रही, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इस दफ़ा हम हैं, इनको हटाएंगे तो वो आ जाएंगे, वो हटेंगे तो ये आ जाएंगे। फिर हुआ यूँ कि 25-26 साल पहले जो है इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी, और सही मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या, अब तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस तरह एक ये जो मौरूसी सियासत होती है इसको पसे पुश डाला, उन्होंने जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, पहले हारे, फिर 1 सीट जीते अपनी ही, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक तंजीम का जो एक सिलसिला है वो शुरू हुआ, टीम बनी, मतलब पार्टी एक्सपेंड हुई, और फिर ये दुनिया ने देखा कि उन्होंने 2013 में तो खैर बेईमानी हुई। मैं खुद भी मतलब उस वक्त सिस्टम में थी और मैं इलेक्टोरल जो हमारे चीज़ें होती हैं उसको मैनेज कर रही थी, हिस्सा ले रही थी, तो मैंने खुद देखा कि किस तरीके से बेईमानी करने की कोशिश की गई। बैलेट बॉक्स, आवाम का वोट जो आप बात कर रही हैं, तो वो बड़ा मायने रखता है। वो इसलिए मायने रखता है कि सही लोगों को देना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो गांव देहात है वहाँ पर एक भेड़ चाल चली आ रही है, लेकिन शहरों में जो तब्दीली आई थी 2013 में उसको भी बेईमानी से दबाया गया। फिर 2018 में खुल के हमारी जो पार्टी है पीटीआई, ये आपने जो कहा ना खुल के हमारी पार्टी पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने सबको झंझोड़ दिया है, हिला दिया है, एक किस्म का मैं ये कहूँगी कि उजागर कर दिया है कि अपनी आवाज़ वो बुलंद कर सके। पहले तो ये होता था ना कि जब वोटिंग होती थी तो जो भी सिलेक्शन हो गई इट्स ओके, अब इसने जो है इतने साल जो इक़्तिदार में रहना है इसने, लेकिन इमरान खान ने इंसान को जितने भी यूथ हो या दूसरी भी उम्र के लोग हों, कम उम्र हो या 80 साल से भी हो, तो उन्होंने सबको एक मैं ये कहूँगी एक जुस्तजू जगा दी कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए। और यहाँ नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियरली बता रही हूँ, ये मैं कोई लफाजियत नहीं कर रही, हकीकत में बता रही हूँ कि वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देखें तो आप सिर्फ वीडियो वायरल में ना देखें कि वो शायद कोई प्री प्लान है, नहीं, मैं इससे हट के बात कर रही हूँ कि वहाँ के लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये कब तक इस तरह पिसता रहेगा और कितने लोग यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में जाकर रिहाइश पजीर हो जाएंगे। अभी तक मुझे कोई भी एक सॉलिड प्लानिंग नहीं नजर आई कि अब इस तरह होना चाहिए। यार कुछ तो कंपेयर करें, आप एंटरटेन होने के लिए दूसरे कंट्रीज जाते हैं, मैं सबको कह रही हूँ, या अपनी हेल्थ को गुड करने जाते तो इधर गुडनेस क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पर सारे लॉ क्यों नहीं अप्लाई हो सकते, यहाँ पर स्ट्रेटेजी एंड
सिस्टम क्यों नहीं बन सकता? हम क्यों अभी तक महरूम हैं? और कितने अभी भी छोटे छोटे बांग्लादेश को हमसे बात के वो है, उनका अभी भी यकीन करें एक प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ की एक सोसाइटी बड़ी एक प्री प्लान कंडक्ट की हुई है। तो हम कब तक एक जुर्मट में बेलगाम में घोड़ों की तरह चलते रहेंगे? फैजान साहब से बात करती हूँ। फैजान साहब, ऑफ कोर्स बिजनेस एक कंट्री जो मुल्क स्टैंड ओवर होता है वो एक मईशत इकोनॉमिक एक उसकी स्ट्रेटेजी होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस अभी पाकिस्तान में एक ऑफ कोर्स डिजास्टर से गुजर रहा है, तो धचका लगेगा? क्योंकि एक बिजनेसमैन के पीछे, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक बड़े बिजनेसमैन के पीछे उसकी फैक्ट्री में 600 लोग हैं। यानी कि एक बिजनेसमैन अगर डिच होता है या परेशान होता है, 600 चूल्हे जिस घर में जल रहे हो वो तकलीफ में आ जाते हैं। ऐसा सही है? मैं सही कह रही हूँ? बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं इसको एक्सपैंड करूं तो आपकी लेबर फोर्स, किसी भी मुल्क की लेबर फोर्स इज प्राइमरीली मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी कंपनी की जीडीपी या जीएनपी बढ़ाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हुआ यह है कि हमने तनख्वाहें इतनी रखी, 15 कुछ अर्से पहले तक तो 15,000 मिनिमम वेज थी। 15,000 में किसका गुजारा होता है? आजकल 25,000 है। हाय सही कहा, बिल्कुल भी 25,000 आपको मैं दे देता हूँ और कागज पेंसिल दे देता हूँ, मुझे लिख के बता देंगे कोई एक आदमी 25,000 के साथ 4 लोगों का घर कैसे चला सकता है? किराए का घर होगा ऑफ कोर्स उसके पास। तो लेबर को हमने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, फिर जरा सा बड़ा करते हैं तो करंट सिचुएशन इकोनॉमिक्स की है हमारी इकोनॉमी की, उसमें जो बड़ा ताजिर है उसके तो कनेक्शंस हैं। ओके, तो वो बड़ा ताजिर, उसके कनेक्शंस हैं, उसकी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उस तरह से नहीं हो रही लेकिन उसकी चीजें हो जाती हैं। जो ड्राइविंग फोर्स है आपकी मिड टियर ताजिर की, जो दरमियाना है और जो फिर दुकानदार हैं, वो इनके साथ सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, फिर महंगाई का ये आलम है कि आपको फिगर आती है जी 26%। मैं आपको सिर्फ एक मवाजना दूं कि महंगाई आमतौर पे पूरी दुनिया में जब होती है तो वो 2% 3% के हिसाब से होती है। ओके, उसको जब 10 गुना कर दें तो 26% 30% आती है। आप इमेजिन करें, ये कहने को तो बड़ा आसान है कि 10 रुपए की चीज 26% मतलब 12.5 की हो गई, इसको मल्टीप्लाई करते रहें आप। अभी 26 की हुई, अगले महीने फिर 26 की और बढ़ेगी। तो इवेंचुअली होता ही है कि जो पेट्रोल के साथ हुआ कि 110 का पेट्रोल आज 230, 250 बिल्कुल बिल्कुल 200 से ऊपर है, 200 के ऊपर चला गया। अच्छा, अब जब पेट्रोल बढ़ता है तो चूंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारी चीजें यूज होती हैं तो सारी चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। अच्छा, जो लेबर है वो तो वही 25,000 में बैठा हुआ है। जो एक काम कमाने वाला है, आपके दफ्तर में लोग काम करते होंगे, लेबर नहीं है, रेगुलर हैं, कैमरा के लोग हैं, सारे लोग हैं, 5-6 लाख रुपए तो किसी की तनख्वाह नहीं हो रही। लोग कमा रहे होंगे 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए। हर किसी ने अपनी चादर उस हिसाब से फैलाई हुई होती है और कोशिश करता है कि अपने आप को ढांप ले उसमें, लेकिन आजकल के हालात में नहीं होता। अच्छा, अब प्रॉब्लम आ क्या रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज है वो नहीं है। आपकी एक पॉलिसी आती है, पिछले साल से चला आ रहा है, पॉलिसी आती है, इतनी उसकी तनकीद और इतनी उसके साथ मामला किए जाते हैं कि वो कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाती। पीटीआई की गवर्नमेंट 3.5 साल मेरे ख्याल में, 1.5 साल रह गया था, आप चल देते यार। देखिए, आपके जिस्म पे कहीं जख्म हो जाएगा ना, जख्मी तो है ना पाकिस्तान आज, बिल्कुल बिल्कुल 3.5 साल में तो नहीं हो, पहले से जख्मी होके आ रहे हैं। जब तक आप उस वूंड को भरने नहीं देंगे, वो एक टाइम गुजारने नहीं देंगे उसको, वो नहीं भरेगा। 3.5 साल बाद आपने फिर कुरेद दिया, फिर ताजा हो गई चीजें। आप देखते तो किस तरह भरा है। आपने एक सर्जरी के दरमियान एक डॉक्टर को कहा कि यार तुम जाओ, मैं अब संभालूंगा, और आपने वादे कर लिए सारे कि यार मैं आ रहा हूँ, मैं संभालूंगा, मैं डॉलर भी संभालूंगा, मैं ये भी संभालूंगा। हाँ, उस वक्त तो यही सारी बातें थी। पेशेंट की तबीयत और खराब हो गई। Okay. तो आप ब्लेम करेंगे ना जो उसने वादे करके लेके आया था कि यार ये पहला डॉक्टर ठीक नहीं है। जैसे आपने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, इनके मुझे जुमला बहुत अच्छा लगा है। हमारी आवाम जो है ना, बेसिकली सारी आवाम पेशेंट ही है, जिस पर हर कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई मेडिसिन ट्राई मार रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं ठीक कर लूंगा, मैं आऊंगा, मैं आपको अच्छी दवाई दूंगा, मैं बहुत अच्छा कर दूंगा। और उससे क्या होगा, वो पेशेंट की तबीयत और ज्यादा, क्योंकि उसको एनर्जी फ्यूड सही तरह, डॉक्टर जरा सही नहीं है, इसका ये कह सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर रही नहीं, पेशेंट नहीं ठीक कर हो रहा। अच्छा, एक और चीज आपने नोट किया, सोल्यूशन देखें, बड़ा करंट, मैंने कल ही न्यूज़, बल्कि मैं ये बहुत दिनों से ही चल रही है कि अगर ये हमारा पाकिस्तान अभी इतना ऑफ कोर्स मकरूज हो चुका है कि अब जो है ना रात को 8 बजे, ये तो कोरोना में होता है कि 10 बजे सब चीज़ें बंद कर दी जाए, बाजार बंद कर दिए जाएंगे, वो
अब ये सिचुएशन है, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है। हमारे मुल्क में बड़ा प्यारा एक रूल लेकर आए कि रात को 8 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान नहीं खुलेगी। और आपको पता है जिन लोगों का जो वर्क टाइम होता है, वो हमारे कराची से अगर मैं रेलिवेंट करूं तो 5-6 बजे लोग जो होते हैं अपने चीज़ों से, काम धाम से फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ खवातीन भी काम करती है, मर्द हजरात भी, उसके बाद वो फ्री होते हैं। तो वो फिर कहीं शॉपिंग करने, कहीं खाना या कहीं निकलते हैं, और उसी टाइम पर ये सब कुछ आपने लॉकडाउन डालना है। मैं ये कहूँगी ये बन रहा है लॉकडाउन, ऐसा सही है? सही है। और देखिए हर जगह का एक तरीका होता है, हर मुझे जगह का एक तरीका होता है काम करने का, पैटर्न्स होते हैं। कराची जैसा शहर इतना तेज शहर है, आप पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आते हैं, देयर इज अ रीजन। आप देखें बिजनेस साउथ करने आते हैं, पंजाब, केपी, I know. बलूचिस्तान, सारे लोग आ रहे होते हैं। कोई वजह है ना आने की, मतलब ऐसे तो कोई आदमी नहीं आ जाएगा। कराची की इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक चलती हैं कम से कम। और वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दफ्तर शुरू होता है, उसके बाद शॉपिंग शुरू होती है, उसके बाद खाने शुरू होते हैं, ये रात के 2 कॉल बजे सेंटर तक देख लें, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो 24 आवर्स काम करते हैं। अच्छा, ये इन चीजों कहते हैं, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, चिंदी चोरी कहते हैं इन चीजों को ना, कि नहीं, सही कहा आपने, चिंदी चोरी कहते हैं, मैं बोल रही हूँ, आप आपने कहें, ये हाँ। 8 बजे बंद कर दो बिजली। यार ये मेरा मसला है कि बिजली नहीं है यार, मेरा काम है, मुझे मेरा रेस्टोरेंट है जो कि चलेगा रात के 2 और बजे बिल वैसे ही देना है। तुम कह रहे हो बिजली नहीं है, बिल वैसे ही देना है। बिल का मैं आपको बताऊं, आपको अपने बिल चेक किया करें, आप लोगों को कभी कभी सप्लीमेंट्री बिल लग के आ जाता है। सप्लीमेंट्री बिल ये होता है कि जी हमें ये लगता है कि आपकी इतनी बिजली का खर्च, जो बिजली का बिल आ रहा है उससे ज्यादा खर्च है आपका, और उन्होंने बिल भेज दिया। मैं नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का किसी का। जब वो बिल आता है तो आप उसको कंटेस्ट करते हैं, जाके आप कहते हैं उनके ऑफिस में, आप किसी उस जो कराची में बिजली के इदारे, आप उनके किसी कंज्यूमर सर्विस ऑफिस में जाके और उनसे रब्ता करें कि यार ये देखें क्या मसला है। एक उनका एटीट्यूड, दूसरा वहाँ पे अवाम का जम्मे गफीर लगा हुआ होगा। ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ये प्राइवेट इदारे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आप किसी और इदारे में चले जाएं, आपको कोई परेशानी हो, आपको नादरा जाना है, ये कोरंगी रोड पे डिफेंस पे नादरा का मेगा सेंटर है, सर्दियाँ हैं, 3 बजे रात में जाके देखें आप, लाइन में लोग खड़े हुए होते हैं। क्यों? कोई जाहिर बात है जिसको जैसे तो टाइम, ये लोगों को इन चीजों में लगाया हुआ है। ये 3 बजे रात में खड़े होंगे, सुबह लेट जाएंगे, माश नहीं होगा, तो उसमें होगा ये कि ये साफ सड़कें नहीं मांगेंगे, ये कहेंगे यार बस मुझे 2 रोटी दे दो बस। ऐसा ही ऐसा ही। आप देखें ना, जब बारिशें होती हैं तो किस तरह के नालों में लोग रह रहे होते हैं। आप सोचें कि आप वो जो टीवी पे मैंने देखा था, फैमिली जो गटर में बह गई, आप आदमी किस तरह बताएगा कि मेरी फैमिली गटर में बह गई थी बारिशों में। ये शहरों का हाल है, ये शहरों का हाल, ये इकोनॉमिक हब का हाल है। ये जो आपने बिजली के बिल की कहा, ये मेरे साथ हुआ। मेरे ऑफिस में इतनी सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, और वो कहीं इत्तेफाक की बात है, नीचे कहीं मीटर खराब हो गया। मेरी गलती नहीं है, नीचे मीटर खराब हो गया एक जगह पे सब, क्योंकि मॉल के अंदर ऑफिस है तो सबके जो है ना वो बेसमेंट में मीटर लगे हुए हैं। अब मैं वहाँ गई तो वो मीटर चल ही नहीं रहा। मैं हैरान, बिल जो आया नॉर्मल आया 3000 या कुछ आता है, तो वो कोई 15000 कुछ आ गया था, कुछ ऐसे ही था, मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरह ही है। अब मैं हैरान, यार ये बिल इतना ज़्यादा क्यों आता नहीं है, ना मेरे एसी भी नहीं है, छोटा सा है ऑफिस। अब मैं नीचे गई तो जब देखता हूँ मीटर नहीं है, और मैंने जाके कंप्लेन की तो रियली वो पता क्या कह रहे हैं, बिल तो आपको भरना पड़ेगा, मीटर बदल जाएगा। खुदा की कसम, मैं इस रोजी पे बैठी हुई कह रही हूँ उस शख्स के अल्फाज से कि बिल आपको भरना हर सूरत में पड़ेगा, हाँ मीटर बदल जाएगा। सर अब मुझे बताएं, क्या वो मेरा कसूर है कि वो मीटर खराब हो गया? बिल्कुल नहीं, आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको बिल भरना पड़ेगा, क्योंकि मैं आवाम हूँ। सर मैं आवाम हूँ ना, मैं आवाम ही है। लेकिन देखिए हमने अपनी बहुत भरपूर कोशिश की थी। अब मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि सेहत कार्ड जो है वो इस जैसी चीज कोई अभी तक, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की जैसे आपने बात की, तो सेहत कार्ड जो है 10 लाख रुपए, एक गरीब, कितने गरीब ऐसे ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात। और यकीन करें उन कार्डों के ऊपर जो चाहे किसी भी मतलब कोई अंडर प्रिविलेज, मतलब बहुत ही ज्यादा किसी कच्ची बस्ती का भी हो, चाहे कोई अमीर शख्स हो, उनको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा था। ठीक है, सूबा सिंध में नहीं होने दिया गया, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन सूबा सिंध में सेहत कार्ड को राइज ही नहीं करने दिया। फिर भी हमने ये किया कि जो केपीके के रिहायशी हैं, जो आजाद कश्मीर के रिहायशी हैं, जो पंजाब के रिहायशी हैं, उनको ढूंढ के इन कार्डों से कनेक्ट किया। अच्छा, कराची इसमें इस कार्ड को सिंध, ये जो आपके सूबा सिंध की जो सिंध गवर्नमेंट है बेसिकली, इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं चलने देंगे, ये चलेगा तो आपको पता है पॉपुलैरिटी तो उसकी होती ना जिसने ये इजरा किया था।
ज़ाहिर है अवाम की जो दोस्त पॉलिसीज थी वो इमरान खान साहब ने ही सारी अपनी टीम के साथ मिलकर प्रिवेल की पाकिस्तान में, जैसे कि कामयाब जवान प्रोग्राम, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को बाकायदा डिफरेंट स्केल्स पर उनको वो करके उनको परख के, और बिल्कुल उसका जो मेयार था वो भी बड़ा क्लियर और साफ शफाफ था। ये नहीं था किसी के जानने वाले को, बल्कि वो अप्लाई करते थे और फिर अगर उनकी वो सारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करते थे, उनकी कैलिबर उस लेवल का था या उनका प्लान तो अप्रूव हो रहा था। ख़वातीन को फिर उसमें ज़्यादा प्रिविलेज दी जा रही थी कि उनको ऊपर लाया जा रहा था कि अगर वो कारोबार करना चाहें। इसके अलावा रोशन डिजिटल प्रोग्राम, हमारे जो शेल्टर होम्स भी थे, क्योंकि ऐसे लोग हैं। अरे शेल्टर होम से मुझे याद आया है, वो उस पे मुझे वीडियो मैंने देखी तो वो रो रहा था बंदा कि इससे जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हमें बड़ा अच्छा एंटरटेन किया जाता, अब हम लोगों को नहीं किया जाता, वो नहीं किया जा रहा। उसको तफर्रुक ना करें यार, ये ना करें। देखिए मैंने ये देखा है कि जो दूसरी जो माजी की जो हुकूमतें थी उनका ज्यादा जो था वो ऐसे चीजों में वो करते थे जो कि उनको और नफा कमा कर दें, जिससे उनके कारोबार पनपे। जैसे कि स्टील का, पाकिस्तान स्टील को बिठा दिया गया और जो खुद की स्टील मिल्स थी उनको ऊपर ले आए। फिर इसी तरह जो पाकिस्तान की जो नेशनल जो एसेट्स हैं हमारे, वो गिरवी एक के बाद एक होने लगे। तो मतलब इस चीज को जो रोका गया वो पिछले 3.5 साल में एब्सोल्युटली नॉट का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आया गया कि गलत को नहीं करना है, ये हमारे दौर में ही आया। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स थे, एक लंबी लिस्ट है जो हमने आपने ये ब्रेक के बाद मुझे ये जो लिस्ट की बात की है वो जरूर कीजिएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब इन्होंने ये कहा कि स्टील मिल हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड है, नए में अगर कोई पर्सनल एक पॉलिटिकल पर्सन जो किसी इख्तिदार में हो, क्या उसको एक सूट करता है कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो मईशत में या कोई भी चीज़, कोई पर्सनल काम करे? क्या सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की जब बागडोर संभालते थे, क्या उनकी कोई और भी एक्स्ट्रा जॉब थी या पर्सनल बिजनेस था? या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की मईशत की। लोगों अवाम को जो इतना डरा रहे हैं कि मुल्क का जो है वो बहुत बुरा हाल हो चुका है और पेट्रोल की कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही और बार बार ये कहा जा रहा है ये तो ऐसा होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा और ऐसा हो गया। बड़ी एक मासूमाना जो है वो एक रिक्वेस्ट है उन लोगों की, मैं क्या कहूँ, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है क्योंकि एक बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन से हमारे पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो इस को स्टेबल नहीं कर पा रहे तो पीस तो आवाम को रहे हैं, आवाम के लिए वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके दावे और वादे 6 महीने के अंदर कंप्लीट करने के थे। लेट्स सी, शायद वो कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी बेचारे ट्राई पे ट्राई करें। एक पेशेंट अवाम एक पेशेंट है, उनको ट्राई करें कि काली खांसी है, इससे शायद इसमें सिरप दूं तो इससे आराम आ जाएगा, ये कफ कोल्ड सिरप है, ये मेडिसिन पेन किलर है। तो अवाम के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, किसी तरह अवाम मुतमईन हो जाए कि हम बहुत बेटर हैं, हम किसी और से बहुत अच्छे हैं। लेकिन अवाम जो है वो समझ गई है कि करना क्या है। लेट्स सी, हम चलते हैं सरीना जी के पास और वो हमें बता रही थी कि हमने अपनी जब हमारी हुकूमत थी पीटीआई की तो हमने हेल्थ कार्ड जो हमारे केपीके में भी प्रेजेंट हुआ, फिर लाहौर में भी, कराची में इसको नहीं ऑब्लाइज किया गया जबकि ये आवाम की बात थी। और इस तरह खाने पीने की और वहाँ पर जो लोग बेचारे घर नहीं हैं, पीटीआई ने वो भी दिया, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया, मर्द एंड औरतों को, बहुत सारे लोगों को। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना जैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो और भी बहुत प्यारी लग रही हैं आप और बहुत जबरदस्त बात भी कर रही हैं। और अच्छा, दूसरा ये कि मैं भी इस बात से कि लोग ये कहते हैं कि बिजली वो बचत के लिए ये जो रात को बंद कर दी जाती है, पहले भी ये होता रहा है कि मतलब अब इसके बाद दुकानें नहीं खुलेंगी, ये नहीं खुलेगा। तो उसके हवाले से थोड़ी सी मेरी एक राय जरा डिफरेंट है। मेरी राय ये है
कि मेरी राय नहीं बल्कि मेरा ख्याल ये है कि जैसे हम लोग के इस्लाम में भी है कि आप सुबह फजर से खोलें और मगरिब तक बेहतरीन, और कारोबार इसी दौरान करने का है। लेकिन हम लोग रात को जागने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग 8 बजे के बाद ही मार्केट में जाएंगे। ये बात ट्रेंड एक गलत है। अगर इसको हम लोग मस्बत पहले से सोचें कि इस तरह से ये है कि हम लोग को थोड़ी आदत हो जाएगी कि हम लोग थोड़ा अर्ली शॉपिंग कर लें, तो ये भी एक अच्छी बात होगी और हम लोग इस चीज पे अमल करें। क्योंकि रात को जितनी देर तक आप बाहर रहते, एक बहुत ही बड़ा ये स्पेशली छुट्टियों वाले दिन पे तो लोग बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं और वो फिर रात की पता नहीं कितने कितने बजे घरों को वापस लौटते हैं। तो एक ट्रेंड होना चाहिए कि मगरिब से पहले घरों को लौट आओ, क्योंकि बहुत सारी बलाएं वो होती हैं जो कि बाहर निकलती हैं, उनका शिकार होने का अंदेशा होता है। तो बलाएं ये भी हो सकती है, इंसान भी बलाएं होता है, ये नहीं कि कोई दूसरी मखलूक और जानवर ये वो उनसे भी तो बचत होती है। तो इसलिए इंसान लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ये कर ले कि ये इससे मैशत में वाकई बेहतरी तो आएगी। ऐसा तो नहीं है क्योंकि लोग दुकानदार ऐसा करते हैं कि ये नहीं कि चंद लाइटों पे इफ्तिताह करें, वो लोग दुकानें ऐसी सजा के ऐसी लाइटें करते हैं कि दूर से लगता है कि दुकान में कोई तकरीब हो रही है, कोई शादी हो रही है, ऐसी चमक रही होती है। तो इनकी बचत करने, थोड़ा सा बचत करने तो हर ही क्या है। बिल्कुल ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है। हम इसको फिर मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। और कुछ सवाल रुखसाना साहिबा आपका? नहीं, थैंक यू सो मच। बात इनकी बहुत सॉलिड है, दिल को भी छूती है। तो फिर इसको आर्जी तौर पे ना किया जाए, फिर इसे परमानेंट किया जाए। अगर हम ये सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और आप, मैं सच कह रही हूँ कि केपीके में वहाँ पर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लोग उठते हैं और फजर में वैसे ही कहते हैं अल्लाह का जिक्र है, और मगरिब को वहाँ सारा काम धाम बंद हो चुका होता है। ये बहुत एक्यूरेट बात है, मैं गलत बयानी नहीं कहूंगी। और वहाँ जितने भी विजिटर्स जा रहे हैं, सब सुबह सुबह सब कुछ होता है। लेकिन इसको परमानेंट करें अगर करना है तो, सिर्फ आर्जी ना करें कि मैं इस वक्त परेशान हूं तो इसलिए कर रहा हूं, नो वे। तो फिर इसको हमेशा के लिए इस कानून को लागू कर देना, फिर अच्छा लगेगा। फिर सोच रखे तो फिर ऐसी रखे। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, दुनिया में कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग का। सर्दियों में 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है। उससे होता ही है कि जो रोशनी है वो अगर 6:30 बजे सूरज आमतौर पे तुलू हो रहा है तो वो 7:30 बजे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और शाम में अगर वो 5 बजे गुरूब हो रहा है तो वो 6 बजे होता है। तो डे लाइट सेविंग के थ्रू आपके ऑफिस के जो लाइट्स हैं वो कम हो जाती है। पाकिस्तान में भी इन्होंने किया था एक दफा, लेकिन वो इट डिड नॉट लैंड वेल विद द रिलीजियस ग्रुप। उन्होंने कहा कि यार हमारी नमाज के टाइमिंग में फ़र्क आ रहा है तो ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जितना जल्दी काम करेंगे रिलीजियसली भी बरकत, बहुत सी बात है। लेकिन हमारा कल्चर उस तरह है नहीं। अच्छा, सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरे साउथ एशिया का कल्चर इस तरह नहीं है। इसकी मैं आपको एक और बड़ा एक डिफरेंट सी आपको मैं आंसर दे रुखसाना जी मैं आपको बड़ा क्विकली इसका एक बात बताऊं। इसका वेदर से बड़ा ताल्लुक है। आप यूरोप में जाएं आज के दिन, वो इस्लामिक स्टेट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। आप 6 बजे, कभी मैं जैसे गया हूँ वहाँ पे तो, और दफ्तर से निकला हूँ शाम में 5:30-6 बजे करीब, तो शॉप सारी बंद है और आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वीकेंड पे आप जाके शॉप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ है तो आप सैटरडे को कर सकते हैं। संडे को वहाँ पे मार्केट्स भी बंद होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी ये कि हमारा जो वेदर है इस पूरे रीजन का, ये ज़रा सा वार्म वेदर है। जो वार्म वेदर होता है उसमें एक्टिविटीज़ ठंडे टाइम पे होती हैं। तो जब सूरज निकलता है उस वक्त आउटडोर एक्टिविटीज इतनी नहीं होती, वो शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूब हो जाता है उसके बाद होती है, बिकॉज आप बाहर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं वेदर को। इसका एक जरा वेदर का भी रीजन है। हाउएवर बात बिल्कुल ठीक है, अर्ली सुबह सवेरे उठे, फजर की नमाज पढ़ें, काम शुरू करें, जल्दी घर जाएं, बच्चों को टाइम दें, बिस्मिल्लाह करके काम नहीं। ये अगर देखा जाए तो फिर पूरे मुल्क में ये कानून जो है हमारे पाकिस्तान में एक परमानेंट लागू कर देना चाहिए कि ये रूल्स यहाँ पर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पूरे, जब ये अच्छी सोच है और इससे बेनिफिट है तो उसको सिर्फ आर्जी तौर पे क्यों किया जाए। मैम आप क्या कहते हैं? मुझे इस पे लगता है कि थोड़ा सा मैं इससे इसलिए इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि देखें इस वक्त हमारी मईशत की हालत ना ऑलरेडी डाउन है। ठीक है, कोई भी चीज को अगर आप 360 डिग्रीज पे आप एकदम यानी उसको चेंज करते हैं तो पहले तो ऐसा टाइम मत लें कि जब आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो पिछले 2 दिन में 1500 पॉइंट्स जी 1600 हो गया। हाँ, रिसेंट ये कि 1600 बैठ गया। ठीक है, आपका जो टोयोटा इंडस है वो बंद हो गई, बिल्कुल की मतलब बिल्कुल वर्ज पे बंद होने के। ठीक है ना, प्लांट्स की बात कर रही हूँ, सनतें गिर रही हैं इस वक्त। डॉलर जो है 250 पे भी अभी भी हाँ नहीं मिल रहा, मतलब अनका हुआ है इस वक्त मार्केट।
तो कहने का मकसद ये कि जब आप कोई इतनी बड़ी तब्दीली लाते उस वक्त नहीं लाते कि जब आप खुद जो वेंटिलेटर पे मुल्क है इस वक्त लिटरली मतलब वफाकी हुकूमत ने तो बिल्कुल बिठा के रख दिया है मतलब मईशत को हमारी। तो आप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं, और वो भी उस वक्त लाते हैं जब आपके पास यानी गुंजाइश हो लाने की। अभी फिलहाल इनको चाहिए था कि इंडस्ट्रीज को फरोग दें, ज्यादा चलें, बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है इस वक्त, इमरजेंसी मईशत की सिचुएशन जो आ जाती है वो हुई हुई है, उसके ऊपर काम करें इस वक्त। तो 24/7 भी अगर हम काम करें ना तो हमारे मुल्क को बचाने के लिए ये कम है। तो ऐसे टाइम पर जब आप पाबंदियां लगाएंगे, कदगन लगाएंगे, कारोबार जो है ना वो नोज डाइव लेगा तो फिर उठने में टाइम लगेगा। तो मतलब खुद देखें कि किस तरह के फैसले हो रहे हैं इनके यहाँ। तो वैसे भी देखा जाए तो इनके आपस में जो पुराने वजीर खजाना और नए वजीर खजाना ही आपस में रोज जंग कर रहे होते हैं। तो जब इनकी मतलब इनकी कोई टीम ही नहीं है तो ये किस तरह जो इन्होंने वादे वईद किए हैं वो किस तरह पूरे होंगे। तो ऐसे टाइम पे जब आप कारोबारी जिंदगी को जो है एकदम आप एक कैद में ले आएंगे उन लोगों को जो अपने अपने टाइम स्लॉट्स में काम करने के आदी हैं, ठीक है, और इसी तरह चल रही थी, तो इसको थोड़ा सा वैसे मैं ये कहती हूँ ये जो इनकी बात बहुत अच्छी कि 3.5 साल 1.5 साल तो रह गया था। हाँ। मैं तो कहती कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हो, इसमें मैं ये नहीं कि ये हो या वो, यार कम से कम उसको 5 साल देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। अवाम ने तो वैसे ही पिसना है। अब ये कहे कि क्यों क्या ये मुझे नहीं, या तो फिर आप लोग सब मिलके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। 5 साल एक बंदे को इख्तिदार में लेने दे, वो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, उसने कुछ नहीं करना है। अगर जो करना होगा अवाम खुद सेलेक्ट कर लेगी कि आया कि ये 5 साल में हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट लेके आया है कि नहीं, तो वो लगेगा, इलेक्शन होंगे, आप फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं होगा तो फिर ये अगर ये तामझाम इसी तरह किसी को भी इख्तिदार में रहने नहीं देना है, उसको भी डिस्टर्ब करना है, तो इस तरह ये जो फाइट है ना, इससे सबसे ज्यादा हमारी मईशत को नुकसान। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिन हुक्मरानों का होगा ना, और जिनके एसेट्स जो है वो बैरून मुल्क बन रहे होंगे, उनका तो काम ये होता है कि यहाँ पर आप यहाँ से जो आवाम के टैक्स का पैसा है, टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई उरूज पे जा रही है, करप्शन की वजह से वो पैसा जो है वो हमारे तालीम में नहीं लग रहा, हमारे घोष स्कूल्स बने हुए हैं। सिंध का तो सबसे बुरा हाल है देखा जाए तो। घोष स्कूल्स है, मतलब नाम के तालीम, मतलब तालीम तो है ही नहीं, सेहत का जो है वो फुकदान है, इमारतों में भैंसें बंधी हुई हैं। आप ये देखें एम्बुलेंस से है तो वो खटारा होकर हो गई, उनको बेच बाज दिया गया, खुद अपने जो है वो उन्होंने महल बना लिए स्विट्जरलैंड में, पेरिस में, जर्मनी में, मतलब इंग्लैंड में। मैंने ये सुना कि जो हमारे जो अभी वजीर आजम है इस वक्त, उनके जो 350 प्रॉपर्टीज है सिर्फ यूके में, इन लोगों की 350 प्रॉपर्टी सिर्फ यूके में है। तो आप सोचें कि कहाँ जा रहा होगा इनका जो एसेट्स का जो काउंट है। अगर इन 2-3 खानदानों का ही पैसा वापस आ जाए तो हम तो दुनिया का, आप ये छोड़ें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम अमीर तरीन मुल्क बन जाए। लेकिन आपने इतना इनके ऊपर, जब आपकी दौरे हुकूमत थी, इतना इनके ऊपर केस किया तो प्रूफ ही नहीं, उस अपनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लोगों ने क्यों नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया? बहुत कोशिश की। देखें नैब को और नैब अदलिया ये सारे जो है ना, ये इनका काम था आइन की रूह से ये, और हमने भी मतलब नहीं, वो तो आपने सारे कर दिया था ना, खुद मुख्तार इदारे हैं वो। अब वो उनकी तरफ जब केस गया, और कुछ केसेस तो ये जो 2 अब एलाइज हुए हैं इन्होंने आपस में किए हुए थे, वो पुराने केसेस थे, हमें भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर जब ये केसेस गए और उनको हमने तो कोई नहीं दबाव डाला, हम चाहते थे कि आजादाना फैसले हो। खैर बहरहाल एनआरओज, नवाज शरीफ पे वो जज, मैं क्या करूँ, जज ने क्या फैसला ऐसा लिया कि दूसरे जज ने आके डिनाई कर दिया, पहले वाला जज सही नहीं था या दूसरा सही नहीं था, आई डोंट नो। क्योंकि नवाज शरीफ पे आपने जो है ब्लेम हो चुका था, उनको आउट ऑफ कंट्री जो चले गए, वो बीमार थे, जेल भी हो चुकी थी, वो जज ने फैसला दे दिया था। अब वो जो दूसरा जज आया उसने पहले वाले जज को डिनाई करके बोला ये जी इनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ये समझ में नहीं आई मुझे। वो इनके साथ भी, सागदार साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक जज ने अब पाकिस्तान में 2 जज है, दोनों में से कोई एक सही होगा। जबकि मैं खुद जो हूँ वो मैं दुबई में गई हूँ, तो उनकी बिल्डिंग्स बे में, बिजनेस बे में, और इसमें सागदार साहब की आपकी सोच है हमारे जद्दा में भी, जहाँ पे आप ओनरशिप नहीं ले सकते पाकिस्तानी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, कैसे हो शहजादी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे ज्यादा खुशी आज इस बात की हुई है सभी
कि रात को जो उन लोगों ने हुकूमत ने जो टाइमिंग का कहा है कि 8 बजे की टाइमिंग होगी और सारी शॉप्स वगैरह बंद हो जाएंगी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने वही टॉपिक आज सुबह मॉर्निंग में लिया। मैं Okay. यही चाहती हूँ कि जो माहौल के हिसाब से जो सिस्टम चल रहा होता है ना, आप उस टॉपिक को लेती है तो मुझे बहुत खुशी होती है थैंक यू। सीरियसली। तो अस्मा जी ये बताएं कि आप क्या इस बात से एग्री हैं कि जो रात में जो इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है बेचारी हुकूमत ने कि रात को लाइट्स बंद होनी चाहिए और हम लोग अपने घर में दुबक के बैठ जाएं, क्या पॉसिबल हो सकता है? सभी मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखें, पहले तो आवाम बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत मुश्किल से लोग खुदकुशियों पे आए हुए, बच्चे मारने पे आए हुए, पूरी पूरी फैमिली को लोग कत्ल करने पे आए हुए। ठीक है, इतने परेशान हुए हैं, इस हुकूमत ने इतना परेशान कर दिया है कि मैं आज बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी आपने कहा ना कि ये 5 साल इमरान खान को या जो भी हुकूमत आती है उसको अपना टाइम पीरियड पूरा करना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है, देखें आप मीडिया पे बैठी हुई है, हमारा हक है बोलना, कोई गलत बात नहीं कह रही। नहीं नहीं बिल्कुल आप बोले, खुल के बोले मेरी बहन। देखें, इन लोगों ने अपने केसेस खत्म करने थे, अपने आप को दिल को बड़ी जमान करना था ताकि अगर कोई दूसरी हुकूमत आए, अगर हमें वोट ना भी मिले, या फिर इन लोगों ने या तो ये बाहर भाग जाते या फिर ये पैसा बनाते और हुकूमत जो अवाम बेचारी है वो पिसती है। इनको नहीं पता कि अवाम किस तरीके से गुजारा कर रही है, अपने बच्चे किस तरह पाल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही। इनको बिजली भी प्रोवाइड है घर में, इनके घरों में जाके एक विजिट तो करें हमारे मीडिया के लोग, जाए जरा देखें पानी इनके घरों में आ रहा है, लाइट इनके घर में, गैस इनके घर में, दुनिया की हर आसाइश इनके पास है। पिस रही है तो आवाम पिस रही है। ठीक है, बिल में टैक्सेस आवाम से लेते हैं ये लोग और खाने पीने के अशिया में टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए बेतहाशा मन माने अपने जो दिल करता है ये लोग करते हैं। तो वो सारा आवाम के ही खून पसीने की कमाई जो है ना, ये लोग अपने अकाउंट में भर रहे थे, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं बहुत बारीकी से न्यूज सुनती हूँ, हर चीज को देखती हूँ। अच्छी बात। लेकिन मसला कहने का ये है कि इनके घर में हर आसाइश है, लेकिन जो आवाम अपना खून पसीने का पैसा, इनका तो कोई खून पसीने का पैसा नहीं लग रहा ना, ये तो आवाम के पैसे से अपनी अयाशियां कर रहे हैं, अपनी जिंदगी शहाना बादशाह वाली जिंदगी गुजारे। और एक और चीज अस्मा ऐड कर ले, आप भी आम आवाम है, मैं भी हूँ, और ये असम्बलियों में जो जाते हैं ना वो सैलरी भी आपके पैसों की। बिल्कुल, देखिए इनको पेट्रोल फ्री में, इनको हर चीज मिलती है, इनको वो सहूलतें मिलती है जो आवाम को नहीं मिल सकती। नहीं मिलती, सही कहा। नहीं मिलती। लवाला इन्होंने छीना हुआ आवाम से। अब ये क्या चाहते हैं, अब टाइम इन लोगों ने देखे, जो कमाई का टाइम है लोगों का, जाहिर सी बात है लोग रात को देर तक अपनी कमाई करते हैं, ग्राहकों का इंतजार करते हैं, कोई जो किस तरीके से बैठे होते हैं, इन लोगों को नहीं पता। बस ये बिजली बचा रहे, क्या करने के बचा रहे बिजली मुझे बताए ना। गैस बचा के उन्होंने कौन से, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया, गैस बचाएगा, आवाम तरस रही है। आटा कैसे सस्ता करेंगे, आटा सस्ता करने से इनको क्या मिलेगा, गैस तो है नहीं, कहाँ पकाएंगे, तंदूर लग गए, रोडों पे बैठ गए औरतें तंदूर लगा के। ओके, सही। मुझे बहुत गुस्सा आता है, यकीन माने, इनको देखती हूँ ना मेरा बस नहीं करता। ये जब टीवी पे आगे जब ये तकरीरें कर रहे होते हैं, जो लोग जो अभी जो हुकूमत कर रहे हैं, जो इन लोगों ने आके जीना आराम किया। 10 रुपए, देखिए मेरी बात है, कोई चीज शॉर्ट में बात करूंगी, इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया तो 30-35 रुपए बढ़ा दिया, डायरेक्ट 40 रुपए 50 बढ़ाते, कम करने चाहते 10 रुपए। कितना बड़ा एहसान कर दिया वहां पे, मुझे ये बताएं 10 रुपए कम कर दे। नहीं करो भाई, 10 रुपए भी कम, ठीक है, जहाँ पे 30-35 रुपए ऊपर दे रहे हैं दे लेंगे, हमारे सर पे क्या एहसान कर दिए। करने तो 100 रुपए का रिलीफ दो आवाम को, ताकि आवाम दुआएं दे आप लोगों को। 2000 रुपए अस्मा, 2000 रुपए आवाम को दिए जा रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं 2000 रुपए। भूल गई आप? बिल्कुल याद आया, बिल्कुल याद आया मुझे। Okay, लेकिन good. इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। देखिए मेरी बात से, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, 25 दिसंबर आ रहा है ना जी। आप ओवर कंट्रीज जाएं, वो लोग अपने अवाम को इतनी फैसिलिटीज देते हैं, आए। हर चीज। मैं आपको सच बता रही हूँ, ओवर कंट्रीज में जाए, उनके जो त्योहार आते हैं, जो उनके जैसे आई नो। हमारे में क्या होते हैं, अरे यार अस्मा, सारी बात छोड़ो, रमजान कितना बाबरकत महीना है। मैं ये बताने लगी थी, रमजान आता नहीं, हफ्ता पहले, महीना पहले, हफ्ता नहीं महीना पहले मसाले हर चीज महंगी। बताओ, बाबरकत महीना, खुदा तुम लोगों को पूछे, तुम लोगों को हिदायत दे। हम तो यही कहेंगे, हिदायत दे इन लोगों को
पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इन लोगों का कोई दिल नहीं है, जिगर नहीं है, औलाद वाले, बीवी बच्चे खानदान वाले, इनको सोचना चाहिए बेचारी अवाम किस तरह पिस गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या बिल्कुल करे बेचारे, किस तरह खाएं, किस तरह गुजारा करें बेचारे। थैंक यू सभी, आपने मेरी इतनी सी लव लंबी यू मेरी discussion- जान। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। नहीं, मैं बहुत दुख से बोल रही थी, माने बहुत दुख से बोल रही, मुझे बहुत आवाम का एहसास है, सच में बहुत सच में बहुत एहसास है। बहुत शुक्रिया मेरी इन जान। लोगों को एहसास नहीं है, बस ये खाने के चक्कर में लगे, कितना खाएंगे, कब्र में कितना लेकर जाएंगे। हाय हाय। तो फिर अच्छा एक और बात, छोड़ एक और बात, जी, जी। इनको चाहिए कि जो ब्रांडेड करते हैं ना, कि हमें ब्रांडेड पर मरियम दीदी को देख ले, इनके कपड़े देखे, इनके जूते देखे, इनकी ज्वेलरी देखे, कफन भी देख लेके रख लो ब्रांडेड। तुम लोगों को पता है कौन सा कफन पहनाएंगे, छीपा का पहनाएंगे, एडी वालों को पहनाएंगे। एक कफन भी ब्रांडेड लेके रख लो। ये लोग जितने हुक्मरान मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो कोई पता नहीं, मरेंगे तो कफन पता नहीं किस इदारे का उनको पहनाया जाएगा, किस कंपनी का होगा वो, पता है थर्ड क्लास कफन ना पहन लेके। मैं बहुत इन पे बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। और कुछ कहना है? ओके अस्मा, बहुत शुक्रिया। आखिर का जुमला जो उन्होंने कहा है कि मेरे पास वहाँ अल्फाज ही खत्म हो गए कसम से। आखिर यही है हमारी, या यही आखिरत है, सब चीज़ यहीं छोड़ के चले जानी है। और याद रखिएगा, कोई चीज़ ऐसी छोड़ के जा रहे हैं जिसको आपने जिस चीज़ से लोगों को तकलीफ हुई है, वो जब तक होती रहेगी वहाँ पर भी तकलीफ कंटिन्यू रहेगी। और जो कुछ आपने अच्छा छोड़ के गए हैं, अपने हाथों से अच्छा किया है और किसी की दुआ लिए, तो जब आप चले जाएंगे तो वो दुआ वहाँ तक जाएगी। ऐसा है सही? बेशक। तो बस अब क्या कहें, ये आवाम एक दिन पता है इतनी एग्रेसिव हो जाएगी कि आज ये आपको जो कॉल की टोन से लग रहा होगा। यकीन, मैं बिल्कुल कसम खुदा की मैं नहीं जानती कौन है ये। अच्छा हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब जी फ्रॉम कराची। जी मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस टॉपिक पे जो है बात की है, क्योंकि आज जो देखा जा रहा है वो कोई भी, हर बंदे को इतना कमर तोड़ दिए बंदे की कि कोई बात ही नहीं उठा रहा। एक दिन की छुट्टी के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आप हेलो। देख सकते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई का उरूज हो गया है कि एक दिन की कोई छुट्टी नहीं कर सकता, एक दिन के लिए भी कोई हड़ताल नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप इनको खुदारा देखें, अवाम चीख रही है, पुकार रही है, और इनको इतना मजबूर किया जा रहा है अवाम को कि एक दिन की कोई छुट्टी नहीं कर सकता। आप देखें जो फुटपाथ पे बैठे हुए लोग हैं, कभी उनको आके देखें, उनसे आके पूछें कि आपको क्या काम लगा है आज या नहीं लगा। वो सुबह आस लगाकर वहां फुटपाथ पे बैठते हैं और उनका पूरा पूरा दिन वहां बैठे बैठे गुजर जाता है, कोई काम कराने वाला नहीं आता। तो क्या वो शाम को 2 किलो आटा लेकर घर कैसे पहुंचेंगे? कभी किसी ने सोचा? कभी कोई उसके घर गया तो पूछा कि आज आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सही तो कह रहे हैं, मैं सही। मेरी बहन ने जो अभी आवाज उठाई है, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, सब खामोश है। पता नहीं क्यों, जो 300-350 रुपए का 10 किलो आता था, आज वो 1200 रुपए का बिक रहा है। ये क्यों ब्लैकमेलिंग हो रही है? और जो 650 रुपए का दिया जा रहा है, आप उसमें देखें कि आधा आटा खराब निकलता है, वो भी पूरा पूरा दिन दिहाड़ी तोड़ के बंदा लाइन लगने के बाद जब उसका नंबर आता है तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई चलो आटा खत्म हो गया, जाओ। ऐसा क्यों? पता नहीं, मेरे पास तो भाई इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ आपकी आवाज बन सकती हूँ। मैं खुद बजाहिर तकरीबन 8 से 10 दिन 1-1 किलो 2-2 किलो आटा लेके घर का गुजारा कर रहा था। आप खुद सोचेंगे इस आस पे कि चलो 650 वाला जब आता आएगा तो वो ले लेंगे, 650 वाला जब आता आएगा तो वो ले लेंगे। जब 2-4 दफा लाइन लगे तो यही सीन हुआ कि आप जाए आटा खत्म हो गया, अब फिर 1-1.5 किलो लेके बंदा गुजारा कर रहे हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि खुदारा इस पे फौरन एक्शन लिया जाए। आटा, घी, ये तो चीजें महंगी है, इतनी इनको तो कम से कम किया जाए। जो रेट पे थी 150-200 किलो पकवान था, आप देखो आप 500-600 पे पहुंचा हुआ है। क्यों? चीनी से इतनी सस्ती थी, अब महंगी हो गई। आटा इतना यार 350 का आटा 400 का होना चाहिए, 500 का होना चाहिए, 1100-1200 रुपए का रेट। सलमान बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं खुदा की कसम बस अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि अगर 2021 और 70 साल का मैं एवरेज लगाऊं और हम लोग कहां पर रुके हुए हैं। अरे आटा नहीं है, शेम शेम शेम।
एक आम आदमी, एक आम आवाम का एक बंदा मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि आटा नहीं है और हम वर्ल्ड की बात करते हैं। अरे आप क्या मांग रहे हैं? हमारा बड़े बड़े इख्तितार में बैठे हुए लोग मांग रहे हैं, हमारी क्या औकात है? वो 3 पीस पहन के मांग रहे हैं, आपके मांगने की क्या बात है? यहाँ पर सिर्फ आटे की बात हो रही है, आटे से ज्यादा आगे कुछ है? एक अनाज के लिए की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक हम लोग और कहते हैं हम लोग बड़े रिच कंट्री से, हमारे लेट्स सी हम लोग जाते जाते इनसे छोटा छोटा मैसेज देते हैं। सर आप अपना ये हमारे नाज़रीन से क्या मैसेज शेयर करेंगे? प्रोग्राम का सेगमेंट खत्म हो गया। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, अपने खर्चों को देख के अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव सोचें इन चीज़ों को लेके। एक टफ टाइम है, मुल्कों के साथ आता है, आवाम के साथ आता है, अल्लाह हम सबके लिए बेहतर करे। आमीन सुम आमीन। मेरी प्यारी बहन सरीना जी, मैं तो ये जानती हूँ कि देखें, तब्दीली जो है वो अपने ज़ात से शुरू होती है, तो बड़ा ज़रूरी है आवाज़ उठाना। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आवाम में शऊर आ चुका है, और अब बात नौबत ये आनी चाहिए कि सब ये यकजा हों और इसको इतना बुलंद करें कि इसकी गूंज से ऐवान हिले, और उसके बाद जो वहाँ जो तब्दीली आती है वही आवाम के लिए बेहतरी का साबित होती है। तो बड़ा ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगी कि तमाम लोग जो हैं वो यूनाइटेड हों और वो आवाज़ उठाएं, इसको रोकें। ओके इंशाल्लाह। सरीना जी थैंक यू सो मच, एंड फैज़ान आपका बहुत शुक्रिया। और हमने कोशिश की मिलके आप आवाम की थोड़ी सी आवाज़ बनने की, क्योंकि हम लोग इस काबिल नहीं हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बकौल फैज़ान की कि उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए और एफर्ट करते रहे। और आपने ये पहला लफ्ज़ जो अदा करके, एक से पहले अस्मा एंड सलमान, आपने ये अदा करके ये साबित कर दिया कि हमने हिम्मत नहीं हारी। हम आवाम तो हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत ताकत है और हम कुछ भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये जो है एक पॉजिटिव चेंज आएगा। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। आप देखें अशना का स्पेशल पैकेज। अच्छा कि जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, मैं उनके लिए क्या करूं? और मैं चाहूंगी सबसे पहले निगत बाजी को, प्लीज आइए मैम, आप आइए। निगत बाजी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं और वाकई में मैंने इनको जाना और पहचाना। तब मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि इतनी देर से इतनी डिजर्विंग, इतनी टैलेंटेड लेडी को मैंने इतनी देर में ऑब्लाइज किया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी मुझे। मैंने इतना टाइम 15 साल मैंने इस फील्ड को दिए, ब्यूटी को, लेकिन मुझे लगा कि एक बंदी को मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे हत्थे नहीं आ रही है। इनको एंटरटेनमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, टैलेंट आगे लेकर आना है, मेहंदी सिखानी है, मेकओवर सिखाना है, हेयर कट सिखाना है, और इनका मजीद जो है अंदर जो टैलेंट है, जो हाईलाइट नहीं हुआ, हिडन टैलेंट है, उसको सामने लेकर आना है। तो वो है इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करने के आदिल साहब, प्लीज। Every time I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else, see your stupid ass, and I know you try to be that. मैं एज अ फील्ड की बात करूं तो अर्श ने हमेशा बाजी को
इसके टैलेंट पे, मेरी बाजी के टैलेंट के ऊपर उनको हाईलाइट किया। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर अरशद अली फ्रॉम आर्श मीडिया एंड प्रमोट टू पीवीआई, प्लीज कम ऑन स्टेज। इनके बराबर में ऑफ कोर्स यू आर डिजर्विंग कि ऑलमोस्ट आपने हीरे तराशे हैं और टैलेंटेड तो आप लोग होते हो, ये सिर्फ थोड़ा सा कहते हैं बकअप कर दूं और कुछ भी नहीं। तो इन्होंने इस हीरे को इन्होंने तलाशा है, ढूंढा है, इट्स मीन सर्च किया है। और मैं आप सबका अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अदील है और मैं यूएस से पाकिस्तान आया हूँ और मैं इतने सारे लोगों को यहाँ, इतनी वुमेन को देख रहा हूँ बैठे हुए मेकअप के लिए आए हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। निगत ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं ये सारी चीज़ें देख सकूँ और मैंने बोला इंशाल्लाह मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें आगे और होती जाएंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले लोग सपोर्ट करते थे, सब बोलते थे हाँ ठीक है, अच्छा है, सही है, लेकिन मेकअप मैं बहुत अच्छा करती थी, लोग कहते थे हाँ अच्छा है, ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब किसी ने, आप जो थी, आपका नाम, इनका नाम साबी ने मुझे ढूंढा और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये पहली हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। पहले लोग मुझे नहीं बुलाते थे इतना, कहीं लोग मुझे बस कहते थे अच्छा काम करिए, ठीक है, सही है, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढ के निकाला और मुझे हर स्टेज पर लेकर गई, हर जगह लेकर गई और मेरा दिल है इनके साथ। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, डेफ लोगों के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन लोग मुझे इतना इनकरेज नहीं करते थे, वो लाइमलाइट नहीं मिलती थी मुझे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ये मुझे लाइमलाइट पे लेकर आई है और मुझे बहुत खुशी है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे बाजी जिस तरह बता रही है 18 साल से काम कर रही है, इनके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं। हमारे यहाँ मसला ये, लोगों को ओब्लाइज नहीं करते, टैलेंट को डिस्ट्रॉय कराते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं देते। वो ये सोचता अगर मैं इसको प्लेटफॉर्म दे दूंगा तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, अगर आप किसी के लिए सहारा बनेंगे मगर नेकी के साथ तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा देगा। 18 साल से फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग इनसे अटैच हैं। आज 18 साल के बाद मैंने इनको एक सर पे हाथ रखा और ये आज किस लेवल पे काम कर रही है। इनका काम का लेवल इतना हाई प्रोफाइल है। अभी आप वो देखिए तस्वीर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी एक बहुत मशहूर ड्रामा है, जियो पे चलता है, नवाल। ये इनकी लॉन्च हुई हुई लड़की है जिन्होंने मॉडल की दुनिया पे इसको लॉन्च किया। ये इवेंट कर रही थी तो मैंने कहा कि जो मैं कर सकता हूँ अपनी बहन के लिए खड़ा हुआ हूँ, सुबह 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ और मैं एंड तक खड़ा रहूँगा क्योंकि इनकी कामयाबी में मेरी कामयाबी, क्योंकि मेरी बहन है और दिल से खुश हूँ। अच्छा इवेंट हो रहा है और बहुत जल्द एक क्लास अनाउंस करने वाला हूँ आप सबके लिए। पीपीआई जो है ना बहुत जल्द एक बड़ी क्लास लेके आ रहा है जल्दी, तो आप सब इनवाइटेड हैं। मुझे बहुत खुशी है आप सब लोगों के दरमियान मैं यहाँ मौजूद हूँ आज। निगहत जो है वो उनके साथ मेरी बहुत पुरानी वाकफियत है, बहुत पुराना मैंने इनके साथ शूट्स भी की हुई हैं। एज अ मॉडल मैं इनकी मॉडल भी रही हूँ, मेकअप की शूट्स मैंने इनके साथ किए हैं। तो जब निगहत ने मुझे यहाँ बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों के दरमियान मुझे आने का एक मौका मिला तो डेफिनेटली हर कोई जो है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो जब मुझे इस किस्म के प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका मिला तो मैंने कहा कि बेस्ट है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। दिस इज़ नाज़िया मलिक, आई एम टीवी होस्ट, एंकर, ये सबको पता है। इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई एंड लंदन। ठीक है, अभी कल फिर जा रही हूँ, एक और मेरी क्लास है लंदन में। मैं बहुत अपडेट क्लासेस लेती हूँ। तो अब ये है कि मैं, अब तो ये आप लोगों को पता चल गया, लेकिन मैं कभी चाहूँगी कि मैं निगहत के सैलून आऊँ और वहाँ आकर हम जो है म्यूचुअली कुछ काम करें और मास्टर क्लास दें। ठीक है, इंशाल्लाह ये हम ज़रूर करेंगे। लेट मी कम बैक, व्हाट आई विल लर्न I will surely give it to you। तो आज का ये इवेंट मैं सबसे पहले तो दाद दूंगी निगहत की एंड हर टीम विच इज़ ब्रिलियंट। निगहत, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा आज का इवेंट किया है। इट्स अ ब्रिलियंट इवेंट, सबको सीखने को मिलता है, सबको बहुत कुछ जानने को मिलता है और पार्टिसिपेशन करने से एटलीस्ट हम एक दूसरे को जान सकते हैं।
मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना डिटेल में इसलिए दिया कि कोई भी आता है ना, वो उसके बारे में कहते हैं हाँ इसको हम जानते हैं, लेकिन उसकी शख्सियत को नहीं जानते। आज शायद मेरे टैलेंट के बारे में जानने के बाद आपको और मेरी कदर और इज़्ज़त होगी, ये एक नेचुरल बात है। होस्टिंग तो आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन जो सीखने मैं जाती हूँ इतना दूर, आप लोग सीखने यहाँ आए हैं, कई लोग जो हैं पार्टिसिपेट करने आए हैं, सो इट्स ऑलवेज कोलैबोरेशन। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर तालियां बजाएंगे निगहत के लिए। सभी का किचन। लेकिन जब यहाँ पर मौजूद हूँ शेफ वजीहा, तो इनकी मम्मा का नाम है गुलशन, तो ये है गुलशन किचन। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? आपकी मम्मा को, हमारी मम्मा को बहुत सारा प्यार, क्योंकि उनकी बनाई हुई डिशेस दबंग होती हैं। और कल जो बनी थी वो भी आउटस्टैंडिंग कढ़ाई थी, और आज बन रहा है वो सूप। क्या नाम है सूप का? चिकन कॉर्न सूप। स्पेशल है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, और ये खास तौर पे आपके लिए, क्योंकि आपको कल फ्लू था तो मैंने सोचा आज सूप बना। क्या बात है, मेरी बहन को मुझसे प्यार हो गया है। अच्छा जी, वो गुलशन, मैं तो कहती हूँ गुलशन क्या है, कॉर्न सूप कर देते हैं इसको। हाँ, गुलशन कॉर्न सूप। नहीं, डिश का नाम दोबारा बताओ, मैं भूल जाऊंगी। चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, चिकन कॉर्न गुलशन सूप कर देते हैं। और ये कहूंगी ऐसा सूप मिलेगा नहीं बाजार। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? ये खास सूप है, जैसे ये फ्लू के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक मैं चीज बता, आपको बताती हूँ ये क्यों कह रही हैं, रुक जाए। अक्सर हम लोग चिकन की यखनी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने यखनी के अंदर जो जो वेज डाले, इन्होंने कॉर्न डाला हुआ था, इसके अलावा इन्होंने लौकी और बंद गोभी, सारी सब्जियां, मूली, जो आप डाल सकते हैं। मूली नहीं डलेगी। अच्छा, मूली खीरा नहीं डलेगा, बाकी सब डाल सकते हैं। बाकी जो अपनी पसंद की सब्जियां आपने इसमें। अच्छा, मैंने बुट्ठे भी इसी में इसलिए लाए कि आजकल सीजन है और ये बहुत ताकतवर है। यखनी पी है बड़ी, और इसे मैं बना के आपको दिखाऊंगी जैसे KFC में मिलता है। Really? हाँ, ये बन गया। ये देखिए स्टिक्स भी आई हुई है, मक्खन भी है, हम सब करेंगे। ओके, ये हमारी यखनी रेडी है। हम इसमें थोड़ा सा अदरक कूट के डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर अच्छा हो जाए और फ्लू वगैरह में हमारे बहुत काम आएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया ना। मुझे तो इसके ऊपर रखो ताकि ये जरा आवाज कम करे। यस,
आवाज तो ये करेगा, पता ही चलता है ठक ठक से। बिल्कुल। हाय 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 हाय, थोड़ी अदरक छोड़ दे। अच्छा, अब इसका अरोमा भी आप स्मेल करो। ये तो यार ये तो है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना क्या स्मेल ना है इसकी, तो इसकी इतनी प्यारी सी ये खुशबू होता है कि ताज़ा आप कूट के डालोगे ना, अब आप देखिएगा इसका फ्लेवर, और इससे स्मेल भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक अब है। हम इसमें डालेंगे एग। ओके, नमक हम एंड में डालेंगे टेस्ट करने के बाद, ठीक है। क्योंकि हमने रेडी कर दी। ओके, डन हो गया। ये हटा दूं साइड? हाँ, ये हटा। डन हो गया। हम कॉर्नफ्लावर पहले डालते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से नजर नहीं आएगा, नहीं आप इस साइड आ जाओ, निशाज़ादी। एक मिनट रुक जाओ, मैं इस साइड जा रही हूँ, आप इस साइड आ जाओ, ताकि नजर भी आता रहे साथ साथ नाज़रीन को कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा जी, इन्होंने ये यखनी बना चुकी हैं, बना के लाई थी पहले से। टाइम कम होता है, यखनी को असल में टाइम चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। जितनी अच्छी तरह आप इसे पका सकते हैं ना, आप पका लें। अब ये सोचे कॉर्न इसमें गल गए हैं पूरे, ये अभी आप टेस्ट करिएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, कि कॉर्न इजीली नहीं गलते, ये इतनी देर पक्की है कि कॉर्न गल चुके हैं। ठीक है। ओके नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक आई हुई है। गुलशन तू है फूल मेरे गुल, इसकी मम्मा इसके लिए गाना गाती है, मेरी मम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक तो है, एकदम थिक भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, सूप ज्यादा गाढ़ा कभी भी अच्छा नहीं लगता, मजा खराब। ऐसा हो कि आप पी सको उसे, ठीक है, निगलना ना पड़े। चिकन कॉर्न सूप है ये, गुलशन चिकन कॉर्न सूप, और इसके अंदर हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल, और पहले इन्होंने पानी से इसको जितनी जरा- थिकनेस आपने रखनी है उतना, लेकिन ज्यादा मत रखिएगा, मजा खराब। सूप का मतलब फिर वो पीना खत्म हो होता गया है ना, खाना थोड़ी होता है। हाँ। अच्छा नहीं, बस बहुत है यार, ज्यादा नहीं करो, थोड़ा सा पकने डलेगा। में, पकने में नहीं हो जाएगा। हो गया, पक गया। अच्छा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इस कॉर्नफ्लावर से ना टाइम भी कराची तो डलेगा, थिकनेस और हो जाएगी ना जाने। कराची वो मिठाई बनती है, देखा आपने, कलरफुल जो जेली सी होती है, वो इस कॉर्नफ्लावर से बनती है। वाह, वो बनाना ना फिर यहाँ पर मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देखिए अभी बहुत ज्यादा पतला है, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, इतना कर देंगे कि पीने में मजा आए। ओके, डन हो गया। वाह, जबरदस्त। ठीक है, अब देखिए आपको ना इसमें जिंजर की स्मेल कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा, मुझे एक और चीज लग रही है, कल वो काठिया वाले छोले जो होते हैं ना, उसमें मुझे लग रहा है कि इस तरह कॉर्नफ्लावर डलता है, रियली वो भी बना के मैं दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम इसमें कॉर्न्स डाल रहे हैं। ठीक है, ओके, जितनी हमें पसंद है उतने। ठीक है, हम सूप के हिसाब से डालेंगे कि कितने, बहुत है, क्योंकि ज्यादा भी अच्छे नहीं लगते, अजीब से लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छे लगेंगे, सब डाल दो, सब डाल दो, आप डाल मुझे भी वैसे पसंद है। मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है कौन यार, कौन ना हो, ये कैसे हो फिर सकता मैं है? आपके लिए कॉर्न्स भी लेकर आई हूँ ना, वो तो हम बनाएंगे ना बाद में, इसके अंदर हल्का सा नमक डाल के। मक्खन भी लाई हूँ, वो लगा के पूरी स्टिक लगा के आपको KFC का बना के दूंगी, पैसे ले लूंगी KFC वाले। ठीक है, अच्छा लोग आपके मम्मा वाला गाना गाए और आप हमसे पैसे अच्छा जी, हम सिर्फ इसमें ना सफेदी डालते हैं, तो हम सफेदी नहीं डालेंगे, हम पूरा डालेंगे। ठीक है, कोर से सिर्फ कुक करेंगे, क्योंकि देखिए जब अंडा जा रहा है, हमें इसमें गर्मी चाहिए, सर्दी है, हमारा सीना भी खराब हो रहा है, खांसी भी हो रही है, तो हम पूरा एग डालेंगे ताकि हमें हल्के हल्के फायदा हो। आराम आराम से डालना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, फैला के डाल दिया। अब ये देखिए खुद ही ये वो लुक देना शुरू कर दिया उसने ना। ओके, बिल्कुल, वो बाजार में भी जाया नहीं करते, इसी तरह का लुक आ जाता है। ओके, लोग नहीं डालते जर्दी इसलिए कि वो स्मेल आएगी, कुछ नहीं, तो आप देखिएगा। नहीं, देखिएगा नहीं, आप खा के देखिएगा, जुमला इस्तेमाल तो सही, पूरा खा के देखिएगा। हाँ जी, ये अब हमारा है तकरीबन सूप डन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितनी पसंद है, बहुत से लोगों को ज्यादा पसंद है। आजकल मैं देख रही थी कि सूप बनाना सिखाते हैं, वो कहते हैं ऑयल में सूप को पहले चिकन को गलाओ, नहीं करो। भाई सूप पी रहे हैं तो हम क्यों पिए? ठीक है, ओके, तो इस तरह तो पिए कि हमें फायदा हो कम से कम। काश हम लोगों को सबको हफ्ते में एक दिन सूप पीने की आदत हो, यकीन करें बहुत बेनिफिट है इसके। चाइनीज तो बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं ना, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या है। लेकिन आपको पता है कॉर्नफ्लावर वेट बढ़ाता है, सर्दियों में कॉर्नफ्लावर वेट अच्छा, बढ़ाता है, लेकिन सर्दियों में ही हम यूज करते हैं ये यखनी वगैरह जो है ना। ये अच्छा देखिए, जी, अब आ गया मेन, ये हमारा। ठीक है, KFC का ऐसा ही होता है ना, हम यहाँ से इसको इसमें डाल हनी उस साइड करो आप, ये वाली बॉल इधर कर दो, वो वाला व्हाइट वाला इधर कर दो। यस, मुझे दे दो। ओके, ये हमने डाल दिया इसमें। ठीक, उस साइड करो आप ऐसे। हाँ, यस, ये स्टिक इसमें डाल देंगे। डन हो गया। इसमें भी हम डाल देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म हो रहा है ना, पकड़ नहीं सकते, और स्टिक आराम से चली जाती है। ओके,
हम इसमें भी डाल देना। देखिए बहुत डिटेल में जो है वजिया बता रही हैं। बीच में सेंटर में डालेंगे ना। अच्छा, और ये जो होते हैं ना ये वाला, कभी भी येलो वाले ना लें आप। अच्छा, ये आप हमेशा लें व्हाइट वाले, जिसे दूधिया कहते हैं। मुझे भी ये बहुत सेफ्टी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत मीठे भी होते हैं। अच्छा, मैं वही सोच रही अब हम इसमें बटर लगा दें, ठीक है? अच्छा, एक को छोड़ देना, एक को नहीं लगाना। चलो हम नहीं लगाएंगे, सब पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि KFC वाले लगाते हैं ना, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है ना ये। ठीक है, इससे ही हम इसको रब कर देते हैं। ये अब आप टेस्ट करके बताइएगा, स्मेल भी देखें मक्खन की कितनी अच्छी आ रही है। वो तो मुझे वैसे ही बटर मुझे बहुत पसंद है वैसे। अब इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। ठीक, ताकि खाने में ये टेस्ट अच्छा लगे। अच्छा, यानी कि KFC में ये साथ में ये सॉल्ट देते हैं, वो छोटे ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग रिप्रेजेंटेशन में डाल के देते हैं। ओके, वो शॉपर में देते हैं, मतलब ये स्टिक तो हमारी लंबी, हम स्टिक तोड़ते हैं अपने मैं समझ देते हैं, इतना सही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये घर का नुस्खा है, इसे खुद ही ले आओ तो उन्हें उबालो। हाँ, इतने सस्ते मिल रहे हैं। ओके, अब आप सूप भी चखिएगा। सब रेडी है, अब आपका हमारा ये भी रेडी है। ठीक है। अच्छा, ये पापड़ क्यों बनाए हैं मेरी जान? और अच्छा, काली मिर्च रह गई, कुटी हुई मिर्च रह गई, ये सब आपने ऊपर से जिसको पसंद हो वो डाले। ओके, हर किसी को नहीं पसंद आता डालने का, हम डाल सकते हैं। आपने इंग्रेडिएंट्स नहीं बताया, आज जज्बाती कुछ भी नहीं था। अच्छा, वो जो आपने पहले सिर्फ नमक डलता है यखनी में और सब्जी। चले हम ब्लैक पेपर इसमें डाल देते हैं, लेकिन बहुत से लोग ब्लैक पेपर नहीं पसंद करते, मर्जी से ऊपर से। और ये कुटी हुई मिर्चों में हम ये डाल देंगे पानी। क्यों? मतलब इसमें डालना है सॉस बनाने के लिए, जैसे सूप के लिए अलग से डलता है। मैं समझ गई बस। हाँ। लेकिन ऊपर आपने इसमें नहीं डालना, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। हाँ, ठीक। हाँ, होते हैं वहाँ पर लोग डालते हैं, हरी मिर्चों का भी बनाते हैं ना, वो भी है, बड़ा जबरदस्त लगता है उसको। वो भी हम लाए आपके लिए, मजेदार। ये दो चीजें इसके साथ रेडी कर दी, पापड़ भी रेडी कर दिया। अब हम इसमें सूप सर्व करते हैं, फिर आप टेस्ट करके बताइएगा कैसा हो गया। अच्छा, ओहो, सही जा रही है लड़की। अब ये देखिए, वाह, सूप का कलर सब्जियों की वजह से चेंज है। ओके, और ये बहुत फायदेमंद और बहुत अच्छा सूप, और ये मैंने समझ लें आपकी वजह से अपनी खास रेसिपी दी है। गुलशन की रेसिपी है ये। वरना लोग डालते हैं चिकन पाउडर, अजीनोमोटो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, आप टेस्ट करोगी ना, आपको खुद फ्लेवर पता चल जाएगा। चिकन पाउडर का बहुत अजीब सा फ्लेवर आता है। ओके। अब आप इसमें थोड़ा सा डालें, थोड़ा, इसी नहीं पाउडर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ओके, बस, बहुत ज्यादा नहीं, गर्म बहुत है ना, तो जल ना जाए, क्योंकि मैं रह नहीं पा रही हूँ कि इसका जो एक अरोमा सा यहाँ पे आ रहा है। हनी लाइट ऑफ कर। हाँ, बंद कर दें। जिंजर की वजह से इसका ज्यादा अरोमा आ रहा है और स्मेल भी ज्यादा वो हुई है कि सूप में कुछ नहीं डलता सिर्फ नमक के अलावा, बाकी ब्लैक पेपर आपकी। इसकी यखनी भी बहुत मजे की थी, मैंने पी थी, रियली बहुत मजा है। अब ये आप मुझे बताएंगे कैसा बना है? कॉर्न्स भी खाएं? चले, कौन भी, हाँ लाओ यार, ये चले। इसमें सॉल्ट डालो, बहुत दिल कर रहा होगा मुझे, आई नो, सॉल्ट डालो, बहुत दिल कर रहा होगा कि कैसे आपके लिए हल्का सा बस। चलो, ब्लैक पेपर भी डल सकता है इसमें। सॉफ्ट कितना है, जूसी कितना है, और ये इसी यखनी में बना है। मजा आ गया। अब देखिए, ये इसमें भुट्टे की ताकत भी आ गई, सही है, चिकन की भी आ गई, एग भी हो गया, और जो भी आपके सब्जी पसंद है वो डाल दो। मैंने जिंजर गार्लिक ज़्यादा इसलिए डाला है, जिंजर मैंने एंड में इसलिए डाला है कि उसका जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और उससे हमारी ये कंजक्शन वगैरह, सीने का गला वगैरह सही होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। वजीहा, बहुत शुक्रिया, आज कसम खुदा की मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिल भी कर रहा था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर जो है सबसे आप इंजॉय कीजिए घर पे, यू मस्ट बी ट्राई एट होम, क्योंकि ये होम मेड है। और ये गुलशन किचन में आप फेसबुक पे भी जाएं, आप सर्च करें इनकी डिश को और दोबारा देखें कि किस तरह इन्होंने बनाई है। बहुत ईजीएस्ट बनाई है रियली। आप बाजार में जाने के बजाय आप अपने घर में टेस्ट ये बनाएं, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, यकीन करें, बहुत घर में जो चीजें मजेदार है। तो यू मस्ट बी ट्राई एट होम एंड गुलशन किचन एंड वजीहा। थैंक यू सो मच मम्मा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये डिश बहुत अच्छी आपने इनको बताई है। थैंक यू। यार छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और पाकिस्तान की मईशत पे हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मईशत में जब हम बात कर रहे थे अपने मुल्क की, आवाम की, तो बहुत सारे नौजवान जो हैं, जो बड़े अच्छे उनकी पोजीशन थी, पोजीशन होल्डर थे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, बल्कि काफ़ी सारे यहाँ से ट्रैवल करके जा चुके हैं। ये ग्लोबल रेशो में बता रहे हो, कोई अपनी नॉलेज आपसे शेयर नहीं कर रही। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है और टैलेंटेड यूथ अभी भी यहाँ पर है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। और मैं बात करूं कि जब मैं मॉर्निंग शो एक और अनदर चैनल पे वर्क कर रही थी, तो वहाँ पर 2019 में एक बच्चा मेरे साथ ज्वाइन हुआ, मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ़ लेकर आए उस वक्त, और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट बनाया था, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट बनाया। और उसका फ़ायदा ये था कि जैसे ड्रोन वगैरह होते हैं, इस तरह उन्होंने इस तरह किया कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो फोर्सेस में भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो कम बजट में जो है उस बच्चे ने ये एयरक्राफ्ट बनाया। बड़ी बात होती है, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है ना कोई बड़ी चीज़ क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के जो पानी उस पर डालते हैं खेतों में, इधर ज़रूरत हो सकती है, और कभी कभी ऐसी जगहों पर भी ज़रूरत होती है जैसे दुश्मन, अगर हम खुद नहीं वहाँ जा सके तो हम अपनी इस छोटी सी चीज़ को भी भेज सकते हैं। ये बड़ी टेक्नोलॉजी की बात है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे, आया कि मेरी ये बात में है या नहीं सच्चाई के नहीं सदाकत। अच्छा जी, मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब उन्होंने एक और चीज़ जो है जेरोकॉप्टर, ये एक नई चीज़ 2022 में इसके ऊपर वर्किंग जारी है, तो मैं मिलवाती हूँ। और ये कौन है, ये बड़े जो ये नौजवान है, ये बहुत दबंग है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और एक दिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का नाम यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। अरसलान अली यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अरसलान, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। और वीनस एचडीटीवी चैनल पे आप तशरीफ लाए। पहले आपने बनाया एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, और फिर अब जेरोकॉप्टर। ये जेरोकॉप्टर किस लिए बना रहे हैं? बेसिकली जेरोकॉप्टर बनाने का भी पर्पस हमारा यही है कि जिस तरह से हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि हम अपने मुल्क को जो है ना इंटरनेशनली जो है उनको अपने मुल्क को उभारें कि हम भी जो है कोई चीज़ बनाते हैं। जिस तरह से वियतनाम जो है हेलीकॉप्टर्स में जो है एयरक्राफ्ट में बड़ा मशहूर है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें बने जो मेड इन पाकिस्तान हो। तो मैं जो है कभी हेलीकॉप्टर को बना रहा हूँ। क्या बात है। तो वो भी मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा, मैं ये जेरोकॉप्टर को पाकिस्तान में पहली दफ़ा बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो है मैं इस पे जल्द जो है इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता तरीन हेलीकॉप्टर जो है जेरोकॉप्टर बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये जो है जल्द जो है फिर मैं इसको इंट्रोड्यूस जो है पूरी आवाम के सामने, कौम के सामने जो है इसको पेश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हेलीकॉप्टर तो हमने सुना है उसमें लोग बैठते भी हैं, ये जेरोकॉप्टर जो है वो बेसिकली उसका स्पेस हजम कितना होगा, या वो सिर्फ जस्ट ओनली इक्विपमेंट से हम लोग उसको मूव कर सकेंगे, यानी कि होता है ना रिमोट कंट्रोल टाइप का होता है, ये वो है? तो ये रिमोट जैसा है या कोई इसमें सिटिंग कर सकता है? जेरोकॉप्टर जो है फैमिली है हेलीकॉप्टर की ही। अच्छा, ठीक है, हेलीकॉप्टर का ही डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें यह है कि ये हमारा जो हेलीकॉप्टर होता है उसको वर्टिकली आप टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि जेरोकॉप्टर को टेक ऑफ करने के लिए हमें तकरीबन 100 to 200 मीटर्स का रनवे दरकार होता है। अच्छा, तो इसमें सिटिंग नहीं है? बस नहीं, हम इसमें सिंगल पायलट और डुअल सीटर जो है हम इसमें बैठ अभी सकते तक कितना, अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके साथ जाएंगे, जब ये बन जाएगा फिर हम इनका पूरा वीडियो बनाएंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान हमारा सेगमेंट है, उसके लिए हम क्रिएट आपका करेंगे पूरा, हम देखेंगे आपने कैसे बैठ रहे कैसे। तो अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है आपका जेरोकॉप्टर? तकरीबन 35 to 40% हमारा जो वो प्रोजेक्ट लेफ्ट है। अभी तकरीबन 70% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ पार्ट्स हैं ऐसे जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, बन रहे हैं अभी, तो कुछ तकरीबन 4-5 महीने के दरमियान में जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 14 अगस्त को जो है मैं अपनी कौम के सामने इस प्रोजेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराऊं, और मेरी पूरी कोशिश है कि 14 अगस्त। एजुकेशन कितनी कंप्लीट हो गई है? एजुकेशन मेरा जो है BS Tech इंशाल्लाह चल रहा है, और वो भी इसी ईयर कंप्लीट हो जाएगा।
घर में आप ही मेंटली वो हैं, पागल हैं या कोई और भी है इसके लिए? फिलहाल मैं ही हूँ पागल है, ये अपने काम के पागल है। इससे ये वर्ड मैंने इसलिए नहीं कहा ये पागल है, पागल है, ये काम की खपती है। यानी कि इनके जुस्तुजू में देख रही हूँ कि इससे पहले इन्होंने जो पहले बनाया था एयरक्राफ्ट बनाया, उसके भी एक आसानी के लिए कहा, लेकिन अफसोस यहाँ पर अरसलान कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि एक अच्छा सोच बच्चा लेकर आया है। उस वक्त आपकी एजुकेशन मेरे ख्याल में क्या थी उस वक्त? उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, अभी मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट की तरफ। कायदाबाद लांडी से लांडी के रिहायशी टैलेंट देखें, मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करना चाहते हैं। बात जगह की नहीं है, बात टैलेंट की है। तो मैं सोचती हूँ हमारे मुल्क का टैलेंट अगर इस तरह वेस्ट होगा तो फिर ऑफ कोर्स एक वक्त आएगा कि हर बच्चा दूसरे कंट्री चला जाएगा। अफसोस की बात है, दुख की बात है। हमारे दरमियान हम आपके साथ बात करते रहेंगे अरसलान। एक और मेरे बड़े प्यारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और वो हैं BK एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि स्कूलिंग को भी देखना और स्ट्रीट चिल्ड्रन को लुक आफ्टर करना। मैंने कहा ना हमारे नौजवानों में बड़ी जुस्तजू है कुछ बेटर करने की, कि कुछ हम अपने हाथ से अच्छा कर लें। वो डिपेंडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, लेकिन उनको गवर्नमेंट से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन वो फिर भी उन शिकायतों पे नहीं रहते। वो कहते हैं हम करते रहेंगे, अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। उनमें एक नाम है और वो है इब्तिहाज, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिहाज, अच्छा लगा आपने हमारे गुड मॉर्निंग सभी को ज्वाइन किया और आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की है, एजुकेशन की बात की, तो थोड़ा बताएं आपकी एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है? देखिए बेसिकली मेरा ताल्लुक एक तालीमी इदारे से ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल से। ओके। तो वहाँ जब मैं वो ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई कि फाइनेंशियली तौर पर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे स्टडी को, जिसकी वजह से फिर मुझे आइडिया आया कि मैं कोई ऐसा इदारा कायम करूं जिसमें पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी हो। तो हमने फिर एक प्लान किया और 5 इयर्स एजुकेशन प्लान दिया। वो बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं उनको हमने 3 आवर्स की स्कूलिंग दी, जिसमें हम बेसिक पढ़ाते हैं 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम 5 इयर्स में उनको कंप्लीट कराते हैं। ओके। अच्छा, एक जो एजुकेशन की जब मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि हम क्या इक्वल बिहेव कर रहे हैं? सब एजुकेशन सिस्टम सब इक्वल लगता है आपको? देखिए इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम क्वालिटी जब तक नहीं देंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बच्चे को मोटिवेट करना होगा, बच्चे को पॉलिश करना होगा। बच्चों में टैलेंट भरपूर मौजूद है। Okay. अभी जैसे हमारे BK एकेडमी में जब हमने स्टार्ट किया तो बर्फ़ बेचने वाला भी हमारे पास आया कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े। वो बच्चा सुबह में 2.5 घंटे हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो बर्फ़ की दुकान पे बैठता है। इसी तरह चाय की होटल वाला पठान वो भी आके स्टडी कर रहा है ताकि लिखना पढ़ना जान जाए। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि हमें लिखना पढ़ना सिखाना है, लेकिन बच्चे की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं उसका एडमिशन नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसकी एज है 18 इयर्स। अब उसको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी अब जुस्तजू बड़ी होगी, ज़रूरत होगी यार, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जी ज़रूरत है, जुस्तजू है। अब वो किसी भी स्कूल में जा रहा है, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है कि भाई उसको तो अलिफ बे भी नहीं आती। बिल्कुल। तो फिर हमने अच्छा, उसको ऐसे लोगों के लिए आप सोच रहे हैं? जी, ऐसे लोगों के लिए बात है कि वो, क्योंकि देखिए तालीम की कोई उम्र नहीं होती। इल्म हासिल करने के लिए आप किसी भी उम्र में आप इल्म हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ख्याल आया मेरे दिमाग में और फिर उसके बाद मैंने इस पर वर्क शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया इस इदारे को। क्या बात है इब्तिहाज, बहुत प्यारा इक़दाम कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो। ये वो काम कर रहे हो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक सोचा नहीं है। सब कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन आपने वो काम कर रहे हैं जो मैं कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ उम्र में ज़्यादा तो उसको शाय फील होती होगी, शर्म आती होगी, लेकिन आप उनकी शर्म के ऊपर कहते पर्दा डालते हुए आप उनको एजुकेशन दे रहे हो। बड़ी बात है कि किसी की नॉलेज में इस तरह तालीम में इजाफा करना और इस एज में और जुस्तजू बढ़ाना कि आप उसको देखो कितने लोग आ सकते हैं ईजीएस्ट ना। अगर वो जैसे आपने बर्फ़ वाला कहा या चाय वाला कहा, इस तरह बहुत सारे लोग हैं यार। अब मैं फारिग हूँ, मैं क्यों ना थोड़ा सा कुछ क्लिक पढ़ लूँ तो अच्छी बात है।
अरसलान, मेरे जहन में एक बात चल रही है कि हमारे आपकी नज़र में आजकल का नौजवान क्यों नहीं वो रिप्रेजेंट कर पा रहा? क्या वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? स्पोर्ट्स भी में मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम में लोग आए हैं तो वो उनको शिकायत होती है अपनी गवर्नमेंट से। हमारी तालीम के ऊपर इतने लोग सीरियस नहीं है, हमारे हुनर पे, नौजवानों के हुनर पे इतनी हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। क्या ये खला है कि नहीं? आप क्या समझते हैं, ये गैप आ रहा है कि नहीं? बेसिकली मेरे नज़दीक जो है ना कि जो हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, वो पढ़ाई से उनका जो रुझान है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हटता जा रहा है। ओके। वो हटता इसलिए जा रहा है क्योंकि बेसिकली कि मोबाइल फ़ोन जो आज जो है ना ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारी यूथ इस मोबाइल फ़ोन को एज अ स्टडी पर्पस की जगह कम यूज़ करती है और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती है। टिकटॉक बना ली। बिल्कुल। ओके। दुनिया आज हमारी जो पूरी दुनिया जो है वो जिद्दत में जो है बहुत आगे जा चुकी है और पाकिस्तान जो है जिद्दत में उतना ही पीछे जाता जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ मसला यही है कि हमारी यूथ जो है इस मोबाइल फ़ोन से जो है स्टडी हासिल करने से, रिसर्च करने के बजाय टिकटॉक, दूसरी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना, पोस्ट करना, ये इन सारी चीज़ों के बजाय अगर वो इंटरनेट से एक अपनी किसी भी एक डायरेक्शन में अपना कोई भी एक गोल अचीव करने के लिए स्टडी करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत इस्टेब्लिश हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काम कर सकती हैं, हम खुद वो इंडस्ट्रीज़ खुद लगा सकते हैं। वाह, ठीक है। अब मैं एक एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब तालीम याफ्ता नहीं हूँ एयरक्राफ्ट के, ठीक है, लेकिन मेरी रिसर्च 24 आवर्स में तकरीबन 20 आवर्स यही होता है कि मैं जो है इसमें से एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ूँ, उसको समझूँ, उसको सीखूँ, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जो है इसी मोबाइल फ़ोन से अपडेट ले रहा होता हूँ और इसी से जो सब कुछ सीख रहा होता हूँ। तो बाकी भी मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी नौजवान नस्ल है वो भी इसी तरीके से दूसरे भी शोबात में जो है वो स्टडी कर सकती है, उसके ऊपर काम कर सकती है और उनको जो है अपने मतलब गोल बना के उसको जो है अपना काम को पूरा कर सकती है। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं दूसरे ममालिक जो हैं, चाइना ले लें आप, या दूसरे और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, ठीक है, तो वो मतलब घरों में चल रही हैं छोटी इंडस्ट्रीज़। हमारी भी यूथ जो है अगर चाहे तो मतलब छोटे छोटे काम जो है वो अपने घर में जो है वो मेड इन पाकिस्तान, जिसे मैं बार बार प्रमोट करूँगा कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से आपको काम करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, आप अपने पाकिस्तान से उसको करें। लेकिन हम लोग जो है मतलब इस तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा को तो एक गारमेंट्स की दुकान खोल लेनी है, ठीक है, या तो मतलब जूते चप्पलों की मतलब बेकार असल में। लेकिन हमारे अवाम को अरसलान, हमारे अवाम को भी तो एक कॉन्शियस किया हुआ है, लाइक कि हर सुई एयर पिन से लेकर एरोप्लेन के पार्ट तक हम ये सोचते हैं कि हम ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। हेयर पिन से लेके एरोप्लेन के पार्ट तक जो उसमें टूल्स लग रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी और बड़े फख्री अंदाज में कहते हैं कि मेरी इस चीज़ में, इसमें जो है यूए का लगा हुआ है, जो वो होता है ना, ये इसमें ये जो पार्ट लगा हुआ है ये चाइना से, मेड इन यूएसए, यू बड़ा फख्र। ये कपड़ा जो है, ये मैंने बैग जो लिया हुआ है, ये क्लच मैंने उठाया हुआ है, ये जो है ये इस कंट्री का है। तो ये हम जो एक हमारे दिमाग में एक खत, एक कीड़ा है जो हमें पिंच करता है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच कह रही हूँ। हम ब्यूटी प्रोडक्ट में चले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। आप किसी भी मॉल में चले जाएं और आप ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप उसके वो पढ़ रहे होते हैं तो आप मेड इन पाकिस्तान की चीज़ को टच नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ लगा होगा ये जी अमेरिका की, उसके अच्छा जी ये ब्यूटी क्रीम आप उठा लें, तो आप शैम्पू, ब्यूटी क्रीम, वैसलीन, कुछ भी, यहाँ तक कि मुझे अफसोस है, मैं आपको नॉलेज में डाल दूँ कि पाकिस्तान में 80% वीआईपी चीजें बाहर मुल्क में जाती हैं और ठप्पा उनके कंट्री का लगता है। तो आप जब वापस आपके पास आते तो कहते यार ये तो बड़ी जबरदस्त है। बेसिकली वो यहाँ की कॉटन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जितने भी डायमंड, गोल्ड, जितने भी स्टोन है बड़ी कीमती है, ये भी हैं। यहाँ के खाने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये तमाम, ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन वो जब वहाँ से बन के ठप्पा लगता है तो आप कहते हो यार ये चीज़ जो है ना
ये बाहर मुल्क से है, ये कपड़ा बाहर मुल्क का है, ये सिल्क इधर की है, वो सब यहीं से जाता है। तो ये बच्चा जो बार बार अरसलान कह रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान, तो अक्सर जो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनती है ना, तो उसके अंदर कोई सीरम भी डलना होता है, कहते ये जी हमारा भी काम रुका हुआ है, ये बाहर मुल्क से ही आना था। क्यों हम लोग इस काबिल नहीं है क्या? यू आर नॉट कैपेबल। आप लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। आप अपने अंदर ढूंढने कि आप खुद कितने टैलेंटेड हैं। हमारे मुल्क में अरसलान जैसे टैलेंटेड, डिजर्विंग, जो क्रिएट करना जानते हैं, जिनकी क्रिएशन है, इब्तिहाज, जिनकी सोच देखे कितनी पॉजिटिव है। तो ऐसे अगर हमारे नौजवान, ये मिट्टी ऐसे बेटे पैदा कर रही है, राशिद मिन्हाज जैसे बेटे पैदा कर रही है, मेजर अजीज भट्टी जैसे बेटे पैदा कर रही है, तो फिर किस चीज की आपको कमी है, किस चीज का आपको खौफ है कि आप मेड इन पाकिस्तान वाली फोर्सेस देखें जरा कितनी ताकतवर है। मजाल है कि कोई हरकत हो जाए। तो जब हमें इतना यकीन है, और हम बड़ी बात मैं अब जो करने जा रही हूँ वो ये है कि हमें तवक्कल है अपने रब पे, और हमारा ईमान इतना पक्का है, हम मुसलमान हैं, और इससे ज़्यादा यूँ हो गया कि हम ये कहेंगे हम उम्मत नबी हैं, तो फिर हमें किस बात का डर है? हम क्यों लोगों पर और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेड होते हैं? आई डोंट नो। मेरे पास तो इस सवाल का जवाब ही नहीं है। सही कह रही हूँ अरसलान? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे नौजवानों में इतना जस्तजू, में मेल देखूं, फीमेल देखूं, एक स्पार्क है, कुछ करने की सलाहियत के, सलाहियतों के अंबार हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग कहाँ पर लैक हो रहे हैं? हम अपने आप को खुद ये डाउन कर रहे हैं। कितने बच्चों ने यकीन करें इस नेचर जो पोल्यूटेड माहौल को क्लियर करने के लिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे इतने जबरदस्त कराची यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने बड़े प्यारा काम किया। कुछ जो है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो हमारी यूथ की तरफ से बिल्कुल जो है ना वो हटा हुआ है। हम गवर्नमेंट भी हमारी जो है वो हमारी यूथ की तरफ रुझान बिल्कुल जो है वो हटाती जा रही है। तो इसी वजह से जो है फिर यूथ भी डिसहार्ट होके जो है वो एक कदम पीछे होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो देख रही है कि यूथ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है हमें कुछ दे ही नहीं रही, कोई पॉजिटिव, कुछ आप लोग चीज़ें निकालें, कुछ नई नई चीज़ें, जैसे आप पोलियो के कतरों की मुहिम चलाते हैं ना, इस तरह कुछ नौजवानों के लिए मुहिम निकालें कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ये यूँ पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए सोचेगा, हम उसको ऐसे ऐसे सपोर्ट करेंगे, तो देखिएगा। फिर मैं यही कहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि नौजवान हमारे साथ हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और हम इब्तिहाज के पास चलते हैं और सवाल करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं। लिए हमें सबसे पहले फोकस करना होगा बच्चों के ऊपर। ओके। कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना होगा, पॉलिश करना होगा। बच्चों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, अब बच्चों के पास एम नहीं है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फुकदान क्या है? बच्चा जब 9 पढ़ता है, मैट्रिक पढ़ता है, इंटर कर लेता है, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का बच्चा जो है, जब मैं जैसे अगर सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ तो मैं उसमें जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ आगे जाके क्या क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है उनके पास। अच्छा। तो जब तक यानी कोई सोच नहीं। और जबकि पाकिस्तान एक ख्वाब, एक सोच के बाद क्रिएट हुआ था, जब तक कोई सोच, गोल नहीं होगा तो जब तक कोई गोल नहीं होगा आप उसको अचीव कर ही नहीं सकते। अभी जैसे रिसेंटली रिजल्ट आया इंटर का, मेडिकल का, बहुत सारे बच्चों ने मेडिकल में जाने का सोचा हुआ था, लेकिन प्लान करके नहीं बैठे हुए। अब जब टेस्ट दिया, टेस्ट में पास नहीं हो सके तो वो दूसरी फील्ड की तरफ डाइवर्ट हो गए। तो वो जब तक मेंटली तौर पर आप अपने बच्चों को, यानी कि उनके गोल की कोई मकसद का कोई फोकस नहीं था, अगर वरना कहते हैं उसके लिए अचीवमेंट शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा था ये नहीं तो वो सही, तो ये तो फिर आपका कोई वो नहीं हुआ ना, मकसद ना हुआ ना फिर। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का ना गोल सेट करें। सबसे मेन चीज कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को बचपन से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। हर बच्चे में टैलेंट मौजूद है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आर्टिस्ट होते हैं। अब आर्टिस्ट, अब हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आर्टिस्ट बनोगे तो क्या क्या करोगे?
ये बहुत बुरी फील्ड है या बहुत सारी चीज़ें, तो जो बच्चा जिस फील्ड के लिए एक्सपर्ट है उसको उस फील्ड के लिए जाए। ये उसके लिए पॉलिश करना चाहिए हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा मोटिवेट कर सके, और जो छोटी एज होती है उसमें बच्चे को, जैसे एक मुल्क है फिनलैंड, उसमें क्या है बच्चों को एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा टफ है, जिसमें बच्चों को 8-8, 10-10 बुक्स हैं, 8-8, 10-10 रजिस्टर्स हैं, 8-8, 10 कॉपीज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है एक अपने ऊपर हावी कर लेता है, टेस्ट की टेंशन ले लेता है, एग्जाम्स की टेंशन ले लेता है। हमने बच्चों को फ्री नहीं किया हुआ। अच्छा, उनकी क्रिएशन नहीं कर पा रहे बच्चे अपनी क्रिएशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर एक वो कहते हैं कि भाई एक सीक्वेंस के हिसाब से एक बोझ डाल दिया है कि उर्दू, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और साइंस और मैथमेटिक्स, हमने ये सब चीज़ें कैटेगरी में करके एक बस रेगुलर कर दी भाई ये आपने कोर्सेज हैं, है ना, उनमें सब्जेक्ट पढ़ने, उसका कोई अपनी क्रिएशन में नहीं आ रहा कि वो बच्चा कर क्या पा रहा है, एक बोझ डाल दिया। पहले तो ये भी तो ये घर की कॉपियाँ, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये सही कह रही है बिल्कुल। वो बच्चों के ऊपर एक जैसे गधे पे वजन नहीं लाद देते, हमने ये सोच के बच्चों को क्रिएट कर दिया। कुछ पता नहीं होता कि उसके ऊपर क्या है। इसी तरह आजकल के बच्चों को 9 पढ़ ली, 9 का पूछें बेटा क्या पढ़ा था, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल पढ़ ली, मैट्रिक में ब्लैंक, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद इंटर में गए, और रही सही कसर इस मोबाइल ने पूरी कर दी। मोबाइल ने, असल में मोबाइल की, देखिए पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन करते हैं कि जो है मोबाइल से बच्चा बिगड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए मोबाइल से बच्चा नहीं बिगड़ता, हमारी तवज्जो से बच्चे बिगड़ते हैं, हम तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, क्योंकि मैं 99 से कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 23 साल पहले जब कंप्यूटर नया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम लेके आए थे घर पे, तो उस वक्त से इंटरनेट भी हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नजर से। तो उन्होंने हमेशा सोने का निवाला अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया और शेर की नजर से देखा, हर चीज में बताया कि बेटा आपको ये चीज दे रहा हूँ, मोबाइल फोन दे रहा हूँ, लेकिन इसका पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव यूज करोगे आपका फायदा है, नेगेटिव यूज करोगे आपका नुकसान है। तो इससे अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में 2 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बहुत बड़े-बड़े। एक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी चल रही है, एक कॉम्सन इंस्टीट्यूट चल रहा है, लेकिन हमारे यूथ को पता ही नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पता है ना, वो वाला पता है ना, वो कौन सा वाला, वो यूं वाला तो पता है ना, टिकटॉक का वो तो पता है ना। परवेज मुशर्रफ इस चीज को ऑनलाइन की तरफ लेके जा रहे थे, तो फिर 2003 में ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी कायम हुई, आज तकरीबन 19 साल हो गए। लेकिन किसी बच्चे को अगर ये बोल दो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का किसी को नहीं पता, मेरा दिल ये पुकारे सबको उसको पता है। कितना अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। रियली मैं सच बता रही हूँ। फिर बच्चा वही देखेगा ना कि यार यहाँ से ज्यादा कामयाबी मिल रही तो मैं ये काम क्यों करूँ, और इन चीजों को वायरल नहीं किया जाता। जैसे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात की, या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या कोई भी, या पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है आई डोंट नो यार। वहाँ क्यों क्रिएटिव बच्चे नहीं है, वहाँ पर कोई टैलेंटेड यूथ नहीं है, वहाँ नौजवान नहीं है, वहाँ की वीडियो वायरल होनी चाहिए। ये डिफरेंट हमारे NED है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या कुछ बना रहे हैं, क्या बम बना रहे हैं, क्या मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत यही वो लगे थे कि मेडिसिन आती हैं। आप लोग वही बात मेरे को नरसलान वाली बात होगी कि बाहर मुल्क की हम जो इंडोर्स करना पसंद करते हैं, मेडिसिन हो या कुछ भी हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं क्रिएशन हो सकती? क्यों वो लोग जो अफलातून तो नहीं है। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, पाकिस्तान में साइंटिस्ट जो है सबसे कामयाब, जो हिस्ट्री में जो किताबें लिखी गई हैं तो वो मुसलमानों ने लिखी हैं। ऐसा ही है हमारे, अगर मैं अपनी हिस्ट्री की बात करूं तो आज वो किताबें पढ़ के वो जो गोरे हैं कामयाब हो रहे हैं, या चाइना या जो भी नॉन मुस्लिम, हम लोग कहाँ पर हम अभी तक उनके मोहताज है कि वो कुछ क्रिएशन करके हमें दें, फिर हम अपने यहाँ पर फ्रेंचाइज बनाएं, कोक की फ्रेंचाइज बनाएं, क्यों हमारे मुल्क में खुद कुछ नहीं करने के कैपेबल लोग नहीं है। मेड इन पाकिस्तान, प्रमोट मेड इन पाकिस्तान, ओके, तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारा कंट्री डेवलप होगा, यहाँ की नौजवान, यहाँ पे लोग भी डेवलप होंगे। लेकिन जब तक हमारे दिमाग से ये जो साइकी नहीं ख़त्म होगी ना, तो कभी भी नहीं होगा। अरसलान हमें बता रहे थे कि इन्होंने अपना YouTube के थ्रू बच्चों को गाइड करेंगे, ज़रा मुझे ब्रीफ कीजिएगा अरसलान। जी बिल्कुल, मैंने जो है अपना एक YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना एक कोशिश स्टार्ट करी है कि लोगों को जो है मैं एयरक्राफ्ट के बारे में जो है ना गाइडेंस दूँ और उनको सिखाऊं और समझाऊं कि हम किस तरीके से, ताकि जो हमारी यूथ है ना उनका
इसकी तरफ एयरक्राफ्ट की तरफ जो है रुझान बढ़े और उनको जो इससे मतलब जो नहीं सीख पा रहे हैं, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो मेरी वीडियोस देख के उससे मेरे लेक्चर्स देख के उससे जो है एक नई क्रिएशन में जो है क्रिएशन की तरफ जो है ना जद्दोजहद शुरू करें। और उनको जहाँ तक भी सपोर्ट चाहिए होगी मैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ। क्या नाम से यूट्यूब पे आपको? अरसलान अली के नाम से मेरा अरसलान अली के नाम से वो जो बच्चे जो वहाँ भी स्कूल गोइंग भी हैं और उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो वो ज़रूर अरसलान का जो है अरसलान अली फेसबुक पे जाएं और देखें इनके जो वीडियोस बने हुए हैं, जो इन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैसे बनाया था और जेरोकॉप्टर जो बनाया, वो कैसे इन्होंने ये जो टेक्निक से किस तरीके से जो इसका, अगर आपने साइंस में आप इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ को आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये इनका यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करें और देखें कि वो कैसे क्रिएशन करते हैं। अच्छा, आपने कर लिया, इट्स ओके, आप कर रहे हो, आगे क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या सोचते हो यार मैं क्या बेहतर और मजीद कर सकता हूँ? बेहतर ये है कि अभी मेरा जो जेरोकॉप्टर का प्रोजेक्ट है, इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसको भी लाइन अप करके रखा हुआ है। वो भी हमारा जेरोकॉप्टर से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उसमें जो है वो एक जेरोकॉप्टर विद बाइक होगा। मतलब वो आपकी बाइक भी होगी, आपका एयरक्राफ्ट भी होगा। आप उसको जब चाहेंगे तो टेक ऑफ भी कर सकेंगे, जहाँ चाहेंगे लैंड कर सकेंगे, और जब चाहेंगे आप उसको राइड कर सकेंगे लाइक अ बाइक। वाओ, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह जो है इसके अच्छा, वो चलेगा कहाँ? जब वो उड़ सकता है तो वो रोड पे तो नहीं चल सकता? मैं नॉर्मल रूट से आप उसको टेक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ओके, दैट्स गुड यार। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हमारी जद्दोजहद ये कि बस जल्द अज जल्द जो है मैं इस एयरक्राफ्ट को जेरोकॉप्टर को कंप्लीट करें। बस हमें कुछ फाइनेंशियली इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा स्पॉन्सर्स का वेट कर रहे हैं कि कुछ स्पॉन्सर से हमारी बात चल रही है, और बाकी जो है देख ले हमारा नौजवान कहाँ आके रुक जाता है। अब इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं इस वक्त जितने भी पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं वीनस HDTV चैनल को, तो आप ज़रूर प्लीज़ अरसलान को सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए मेड इन पाकिस्तान क्रिएट करें, तो मैं ये चाहूँगी कि आप इनको सपोर्ट करें। अरसलान अली फेसबुक पे जाएं, इनके साथ रब्ता करें, आप डायरेक्ट इनसे बात करें, इनको सपोर्ट करें और हमें अच्छा लगेगा। और अरसलान, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। शहज़ादे, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियां दे और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हो। देखिए, जब बच्चे को कोई भी हमारा नौजवान, जब एक वक्त फिर ऐसा ना आए कि हमारे टैलेंटेड नौजवान यहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएं, इनको बेस्ट ऑप्शन जब नज़र आएगा, तो जब देखेगा हमारे पाकिस्तान में हमें बिल्कुल भी कदर नहीं की जा रही, तो फिर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से नौजवान उठ के दूसरे कंट्रीज़ चले जाएं। चले जी, हम जाते जाते इन लोगों से एक डिटेल में मैसेज ले लेते हैं। सबसे पहले इब्तिहाज, ये आपका कैमरा है, आप अपने नौजवानों को, अपने लोगों को, अपने जो आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है उससे रेलेवेंट कोई डिटेल में मैसेज दे दीजिए। देखिए, मेरा ये मैसेज तमाम लोगों के लिए है कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और इजी एजुकेशन। हमने जो आजकल बच्चों के ऊपर एक बर्डन डाल दिया, उस बर्डन को ख़त्म करना चाहिए और बच्चों का एक एम बनाए, ताकि बच्चे का जब एम सेट होगा, बच्चे के पास एक गोल होगा, तो वो ईज़िली उस गोल को अचीव कर लेगा। क्योंकि जब हम फॉर एग्जांपल जब हमें गोल पता होता है, तो रास्ते में जितनी मुश्किलात आती हैं, हम उसको हटाते हुए उस गोल तक लाजमी पहुंचते हैं। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद हम इंशाल्लाह उसको अचीव कर लेंगे। मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। जिस तरह पाकिस्तान बना, एक ख्वाब देखा गया, कोशिशें हुई, जद्दोजहद हुई, तो लेकिन पाकिस्तान बना क्योंकि उसका एक एम और एक गोल सेट था। तो इसीलिए हमें भी अपनी मुस्तकबिल के लिए एक गोल सेट करना होगा, ताकि हम आइंदा अपनी आने वाली नस्लों को बता सकें कि हम एक गोल लेके चले थे और उसको कामयाब किया। बहुत ज़बरदस्त। इब्तिहाज, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लोग अगर आपको ज्वाइन करना चाहें, वो लोग जिस तरह आपने कहा ना, इतने एज में जो लोग हैं वो ऑफ कोर्स तालीम हासिल कर सकते हैं, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी है,
और जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा है। फेसबुक आईडी क्या है? फेसबुक आईडी बीके एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज है हमारा। और मेरा अपना पेज है, मेरी अपनी आईडी है इब्तिहाज अहमद के नाम से। आप उस पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतरीन, बीके एकेडमी है, आप उस पे जाएं, फेसबुक इब्तिहाज अहमद पे आप जाएं, वो भी आपको मिल जाएगा। इनसे डायरेक्ट आप रब्ता करें अगर आप चाहते हैं। आपको कुछ उम्र अगर ज़्यादा हो गई और फिर भी तालीम का दिल कर रहा है कि तालीम हासिल अभी भी कर सकते हैं, तो आप इब्तिहाज से रब्ता करें। थैंक यू सो मच इब्तिहाज, आपका बहुत शुक्रिया। अरसलान, डिटेल में मैं भी चाहूँगी आप अपने नौजवानों को या जो भी आपके दिल की विश है, चाहे वो मैसेज है या आवाम से रिक्वेस्ट है या गवर्नमेंट से है, तो वो आप डिटेल में बता सकते हैं। मेरा जो है हमारी यूथ के लिए यही पैगाम है कि टैलेंट आप सब लोगों के अंदर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप उस टैलेंट को देख नहीं पा रहे अपने अंदर या देख के अनदेखा करना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को देखें, जानें, पहचानें और उस टैलेंट को बाहर निकाल के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और फिर मैं कहूँगा कि उस चीज़ पे काम करें जिससे आपका मुल्क और आपके मुल्क में रहने वाले इस चीज़ पे फ़ख्र कर सकें कि ये चीज़ मेड इन पाकिस्तान है। क्या बात है अरसलान, माशाल्लाह, ये चीज़ आखिर में बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, मेड इन पाकिस्तान। और थैंक यू सो मच अरसलान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और बहुत सारी कामयाबियाँ आपको मिलें। और ख़ास तौर पे जो अपना आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए ताकि आप उसको जल्द से जल्द क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। अच्छा जी नाज़रीन, अभी जाने का वक्त हो गया है और कोशिश करते हैं हम आप तक अवेयर कर सकें जो कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिस्कस कर सकें। और अल्लाह पाक ये कि एक उम्मीद है, हमारा पाकिस्तान जो है बहुत हसीन है, बहुत प्यारा है, सिर्फ उजागर अपने दिल से करना है। पहला स्टेप अपने अपने घर से लेना है। घर से यूँ लेना है कि अगर मेरी गली गंदी है, मेरा घर का दरवाजे के करीब गंदगी है, पहले उसको साफ़ करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सफाई होगी। अगर हमारे घर की इब्तिदा ही अच्छी ना होगी तो अपने मुल्क की भागदौड़ में हम क्या पॉजिटिव किरदार निभाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, किस तरह? उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।